वेलकम बैक टू द चैनल। नई वीडियो आ चुकी है, चलो टाइम वेस्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लो पहला पार्ट। और उसमें मैंने डिस्कस कर लिया है हम लोग इस चैप्टर में कैसे कैसे कवर कर रहे हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो स्टार्टिंग का कुछ पार्ट देख लो कि भैया किस हिसाब से चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। मैं सेम चीज़ बार बार सेम अलग अलग वीडियो में सेम बातें बोलूँ, वो सही बात नहीं होती, ठीक है, टाइम वेस्ट होता है। तो मैं जल्दी से रिकैप करवा देता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, रिकैप करके ही हम लोग कहीं ना कहीं आगे चल रहे होंगे। जैसे हम लोग कोई शो देखते हैं तो उसमें हम लोग रिकैप देखते हैं कि रिकैप पहले क्या हुआ था, एक आइडिया मिल जाता है। उसी हिसाब से हम लोग इस पिक्चर को भी देख रहे होंगे, जिस पिक्चर का नाम क्या है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, है ना। तो हमने उधर पढ़ा था रिसोर्स क्या होता है, फिर हमने उधर समझा था टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल क्या होता है, इकोनॉमिकली फीजिबल क्या होता है, सब लोग खरीद पा रहे हैं नहीं खरीद पा रहे, हमारी इकोनॉमिकली अच्छा है कि नहीं है वो, फिर लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो हमने रिसोर्स देखा था। फिर रिसोर्स के हमने टाइप भी देखे थे, किसके बेसिस पे, और ओरिजिन के बेसिस पे, फिर वो खत्म हो जाएंगे नहीं खत्म होंगे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल आया था। फिर ओनरशिप के हिसाब से देखा था, इंडिविजुअल का कोई ना कोई रिसोर्स होता है, कोई अपना कम्युनिटी रिसोर्स होता है, फिर नेशनल रिसोर्स होता है, इंटरनेशनल रिसोर्स होता है ना। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कैसा है, पोटेंशियल है, डेवलप है, स्टॉक है, रिजर्व है, ये सारे हमने देखे थे। फिर हमने फ्लो चार्ट देखा था कि नेचुरल और ह्यूमन मेड रिसोर्स होती हैं। नेचुरल में हमारे दो पार्ट आ जाते हैं, फिर उसके आगे ये पार्ट भी हमने अच्छे से देखा था। फिर हमने उसके बाद देखा कुछ टॉपिक, इसके बाद अगर कोई पुरानी बुक होगी तो मैंने ये भी बता रखा है कि पेज कट गए होंगे, तो वाले पेज कट गए होंगे। और उसके बाद क्या होगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। तो डेवलपमेंट रिसोर्स में हमने पढ़ा था क्या चीज़, तीन हमारे मेजर प्रॉब्लम्स आते थे, वो डिस्कस किए थे। फिर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पहले उसने बताया था कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों चाहिए होता है ना, क्यों करना पड़ता है, वैसे क्यों प्लान करना पड़ता है। जैसे हमने उधर एक एग्जाम्पल देखा था, जैसे हम लोग एग्जाम के लिए प्लान करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो ऐसे रिसोर्स को भी प्लान करना पड़ेगा कि किस तरीके से उस रिसोर्स को यूज़ किया जाए। तो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और मिड टर्म में बहुत सारे, मैंने अभी मेरे बैच वाले जो बच्चे हैं उनके मिड टर्म में ये क्वेश्चन आया भी है सीधा सीधा। फिर उन्हें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है रियो एंड रियो से, क्योंकि अभी सिंगल दो दो तीन तीन चैप्टर आ रहे हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन बनाने के टाइप नहीं होते टीचर के पास, तो पक्का दे देता है। तो मैंने वीडियो में बताया हुआ है ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इधर बनाया हुआ है कि 5 टॉपिक है, 4 टॉपिक है, 3rd टॉपिक है। टॉपिक वाइज चैप्टर को याद रखोगे तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी चैप्टर को समझने के लिए। तो रियो जनरल समिट क्या होती है वो देखी थी। फिर एजेंडा 21 कहाँ से निकल गया है, उसमें क्या डिस्कस किया गया। फिर रिसोर्स प्लानिंग करना क्यों जरूरी है। फिर इंडिया में फिर हमने देखे थे कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, कहाँ कहाँ कैसी कैसी रिसोर्सेज है जिसके वजह से हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए हमने 3 प्रोसेस देखे थे, आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंटरी, फिर इन्वॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर चाहिए होता है, फिर हमारी मैचिंग, डेवलपमेंट। ये तीनों पॉइंट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट से उधर बताए हुए हैं, मेरे हिसाब से दोबारा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी हमने देखा था कि वो 1951 में हमारा आया था ना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान मैंने तुमसे बोला भी था कमेंट में, बताओ सेकंड 5 ईयर प्लान किसने लिया था, इंपॉर्टेंस किसकी थी। उसमें शायद से 12-13 5 ईयर प्लान आ चुके थे। उसके बाद मैंने बताया था नीति आयोग आ चुका है ना, उस वीडियो में शायद से मैंने 14-15 बोले थे, तो एग्जैक्ट अगर देखोगे तो 12-13 आए हुए हैं हमारे 5 ईयर प्लान बने थे। बिकॉज क्योंकि मैंने उधर 75 को डिवाइड करके देखा था, अगर थोड़ा सा याद करोगे तो 15 के आसपास आ रहा था, तो मैं बोल रहा था 14 से 15 होंगे। पर एग्जैक्टली क्यों देखोगे ना, क्योंकि जैसे इमरजेंसी का सिचुएशन हुआ था, फिर कारगिल वॉर हुई, फिर चाइना के साथ वॉर हुई थी, तो उस समय वो 5 ईयर प्लान क्या होते थे, डिले हो जाते थे, या बोलो पोस्टपोन कर दिया जाते थे, आगे के लिए बढ़ा दिया जाता था। तो कुछ साल बीच में छूटते गए, तो सिर्फ 12 या 13 शायद से 5 ईयर प्लान आए थे। उसके बाद हमारा क्या आ गया था, 2000 कंफर्म नहीं, मैं 2016 या 2015 से हमारा क्या आ चुका था, नीति आयोग आ गया था, जिसे हम लोग थिंक टैंक बोलते हैं, वो फिर प्लानिंग करता था। फिर बात आती है हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन, कैसे जब हम लोग कॉलोनी थे तो क्या रिसोर्स उन्हें हमारी यूज़ की, कैसे की, वो सारी चीज़ हमने हिस्ट्री में पढ़ी हुई है, इधर भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। फिर रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, क्यों करना चाहिए। फिर गांधी जी की स्टेटमेंट जो थी, मैंने बताया था इसमें से क्वेश्चन पक्का बन जाता है, अगर टीचर को देना हो तो अच्छा क्वेश्चन बनता है। फिर हमने उधर ये भी देखा था कि हाँ भाई, क्लब और रोम में भी कुछ हुआ था, जिसे हम लोग ये ब्रुटन लैंड कमीशन रिपोर्ट, तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन बनाना चाहो तो बन सकता है। मैंने उसमें बताया था कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं, और आपको उधर ध्यान क्या देना पड़ेगा। अगर टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसमें से क्वेश्चन कौन से फॉर्म हो सकते हैं, कॉपी बनाओ, उसमें क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो। आंसर तुम्हारे बुक में, अभी ये मैंने नहीं बोलूँगा कि आंसर भी लिखो, आंसर अपनी बुक से आइडेंटिफाई कर लो, हाँ मैंने जो रफ कॉपी बना रखी है, नोट कॉपी बना रखी है, उसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर का आंसर मेरा बुक में नोट कर लो। दोबारा से लिख के कोई फायदा नहीं है, जब तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे तब लिखना। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी थी पिछले वीडियो में, मेरे हिसाब से थोड़ा लंबा हो जा रहा है। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर में खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स के अंदर शायद से 5 या 4 टॉपिक हैं हमारी। लैंड रिसोर्स होती है, फिर हमने देखा था क्या लैंड यूटिलाइजेशन होगा, फिर पैटर्न इंडिया में कैसा है, ऐसे थोड़े बहुत 1-2 टॉपिक और होंगे लैंड के। फिर हम लोग एक देखेंगे सॉइल के, और सॉइल के बहुत सारे टाइप्स हैं हमारे उसमें, तो उसमें मैं बताऊंगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, क्योंकि उधर क्वेश्चंस मैं जो बोलूँगा ना, मैं अपने बैच में बताया था बच्चों को, और सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आया हुआ है, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है उससे सीधा सीधा क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं मतलब डाउट हो रहा होगा तो मैं
टेलीग्राम पे शेयर वो PDF शेयर कर दूंगा और उधर हाईलाइट कर दूंगा कि ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है वीडियो में, और सेम वही उठ के तुम्हें मैं बाद में बता रहा हूँ, उनको तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये वीडियो मतलब ये क्वेश्चन आने वाले हैं, तुम्हारे लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। पर अगर आप फाइनल्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो मैं इधर बोल रहा हूँ वो टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखना, आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हो फिर सारी चीज़ें सीख नहीं पाते हो। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। बात आती है लैंड रिसोर्स की। तो जैसे हमारा एक रिसोर्स होता है जो हमारी चीज़ को फुलफिल करे, तो लैंड हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि आज तुम रह रहे हो या खा पा रहे हो या चल पा रहे हो, कुछ भी कर पा रहे हो एक्साइड, अगर तुम पढ़ भी रहे हो या तुम्हारा स्कूल है वो लैंड की वजह से ही है ना। तो लैंड को कोसना मत कि स्कूल भैया लैंड नहीं होती तो मेरा स्कूल नहीं होता, तो तुम भी हवा में नहीं रह रहे होते। वो बस अभी पिक्चरों में होती है, हाँ भाई कैप्सूल में लोग जी रहे हैं ना, वो सब आने वाले टाइम में हो सकता है वैसा हो जाए। पर अभी के लिए लैंड रिसोर्स बहुत ज़्यादा यूजफुल है, पर उसे सही से यूज़ नहीं किया जाएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन लैंड। ज़्यादातर जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो हमारी लैंड पे होती है, हम इसे डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं। अब लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि ऑलमोस्ट एटमोस्ट इंपॉर्टेंस है, जाहिर सी बात है, बिना इंपॉर्टेंस के तो हम लोग उसके बारे में पढ़ते ही नहीं, है ना। जो इंपॉर्टेंट होता है वही पढ़ते हैं। तो लैंड भी एक इंपॉर्टेंट है, ये हमें सपोर्ट करता है हमारे नेचुरल वेजिटेशन फॉरेस्ट जो हमारे होते हैं, वो सारे वाइल्ड लाइफ जितने हमारे जंगल में जानवर रह रहे हैं वो सारा किसके वजह से, लैंड की वजह से रह पा रहे हैं। ह्यूमन लाइफ भी कहीं ना कहीं लैंड से ही सर्वाइव कर रही है, वो लोग अनाज उगाना सीखे फिर धीरे धीरे, है ना। फिर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं लैंड से चल रही है, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, तो बहुत सारा चीज़ लैंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए लैंड रिसोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। हाउएवर लैंड इज एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। एसेट मतलब ऐसा कोई चीज़ जो तुम्हें फायदा दे रहा हो, ऐसा कुछ समझ लो। और इकोनॉमिक टर्म में देखते हो तो एसेट ऐसी कोई चीज़ होती है जो तुम्हारे जेब में पैसा डाले, है ना। तो लैंड एक तरह की एसेट है, और फाइनाइट मैग्नीट्यूड मतलब बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि इन्फानाइट है, मैं कितनी लैंड खरीद लूँगा। भाई अर्थ भाई लिमिटेड है ना, अर्थ हमारी कितनी है 3.28 ऐसे मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारी टोटल लैंड है। हमने कहाँ पढ़ा था, अभी शायद इसमें बताएगा भी, तुम्हें चैप्टर में बताएगा, ज्योग्राफी में 9th क्लास में भी पहला चैप्टर में बताया हुआ है, इंडिया साइज एंड लोकेशन जो चैप्टर था उसमें बताया हुआ, उसने 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लगभग लैंड है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड लैंड है हमारे पास, तो इसलिए उसने बोला फाइनाइट मैग्नीट्यूड। फाइनाइट मतलब क्या होता है, लिमिटेड बेसिकली, ऐसे इन्फानाइट नहीं, लिमिटेड है, ठीक है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज। अब इसीलिए अवेलेबल लैंड को एक वेरियस पर्पस के लिए जो तुम यूज़ करोगे उसे केयरफुल प्लानिंग से यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि अनलिमिटेड कुछ भी यूज़ करे जा रहे हो। तो इंडिया के पास, इंडिया हैज़ अंडर लैंड वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। हमारे इंडिया बहुत, जो बोलते हैं ना, मैंने लास्ट वीडियो में बहुत बार बोला था, इंडिया में जो कोस्ता है तो इंडिया के बारे में उसे पता नहीं है ना। इंडिया के बारे में मेरे पास लेके आना, उसे बताऊँगा इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं, फिर वो फॉरन जाना बना, मतलब मन मर जाएगा उसका फॉरन जाने का। तो हमारे इधर माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, आइलैंड है, किस चीज़ की कमी है यार। 4 रिलीफ फीचर है, कुछ कुछ कंट्री है उधर बर्फ़ ही जमी हुई है, लो उन्हें कभी देखा ही नहीं लैंड अच्छे से, ग्रीनरी नहीं देखी। तो हमारी कंट्री में सब चीज़ देखने को मिलता है, माउंटेन भी है, प्लेट्यू भी है, प्लेन भी है, और बोलो आइलैंड भी है। तो अबाउट, अब इसमें भी थोड़ा सा बाइफर्गेट करोगे तो अबाउट 43% हमारी लैंड एरिया किससे जुड़ी हुई है, हमारी प्लेन से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब इधर मैंने हाईलाइट कर दिया है पार्ट कलर वाइज में। तो 43% हमारा क्या है, लैंड एरिया प्लेन है, तो 43 प्लेन है, विच प्रोवाइड हमारा क्या, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए सर्वाइव करने के लिए हेल्प कर देता है। फिर माउंटेन्स हो गए जो कि लगभग 30% है टोटल सरफेस के, ठीक है। अब ये जब तुम उधर नोट्स बना रहे होंगे ना अपने उसमें, तो अपने उसमें हाईलाइट तो एक बार कर ही लिया आपने, और नोट्स में कैसे करोगे कि आप सिंपल लिखोगे प्लेन, है ना। लैंड में डालोगे, लैंड में डाला प्लेन, फिर माउंटेन, फिर हमारा प्लेट्यू। प्लेन में तुमने लिख दिया 43%, 43% के आगे कैसे लिखो, एग्रीकल्चर और बोलो हमारा इंडस्ट्रीज। ऐसे छोटा छोटा प्लान मैप बना लो इस टॉपिक के लिए। देखो इतने छोटे के लिए मैंने प्लान मैप बना लिया, ठीक है। जैसे माउंटेन मेरा 30% है, माउंटेन 30% लिख दिया। अब इसमें तुम देखोगे तो पेरिनियल रिवर फ्लो करती है, रिवर, हाँ, तो इसमें मैं लिख लूंगा पेरिनियल मतलब क्या होता है, पूरे साल जिसमें पानी होता है ना। सीजनल रिवर होती है जिसमें सीजन पे पानी आता है, और कुछ होती है पेरिनियल रिवर जो पूरे साल फ्लो करती है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो बड़ी बड़ी रिवर है हमारे इंडिया में वो सारी पेरिनियल रिवर होती हैं, ठीक है। फिर उसमें हमने लास्ट में देखा प्लेट्यू, लास्ट में प्लेट्यू देखा तो 27% है। कहाँ है भैया, ये रहा प्लेट्यू। तो इसमें एरिया देखोगे कंट्री का, तो प्लेट्यू, अब इसमें क्या मिलते हैं हमें, इसमें हमें मिलते हैं मिनरल्स, है ना। मिनरल्स के बहुत सारे रिजर्व मिलेंगे। अब देखो इतना छोटा सा प्लान बना के मैंने क्या कर लिया, इस पूरे टॉपिक को इतना छोटा कर लिया। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें मैं बताता हूँ वीडियो में, इसलिए आपको बोलता हूँ कि वीडियो में बने रहना। लोग बच्चे छोड़ देते हैं, ऐसे छोटे छोटे तुम्हें मैप बनाने पड़ेंगे अपने आप को अच्छे से चीज़ों को समझाने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे पूरा रीड करना कोई मतलब नहीं बनता। मैंने ये देखा, सीधा मुझे पता चल गया लैंड में प्लेन, माउंटेन और प्लेट्यू आता है जो कि इतना इतना % है, उसमें भी क्या क्या है वो भी मैंने लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी टॉपिक के नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। अब बात आता है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन मतलब क्या होता है, लैंड को किस तरीके से यूटिलाइज करोगे, यूटिलाइज मतलब यूज़ करोगे, है ना। यूज़ वर्ड से कहीं ना कहीं यूटिलाइज यूज़ हुआ है, मतलब वर्ड निकल के आया, ऐसा कुछ बोल सकते हो। जिससे इंग्लिश कमजोर है उसके लिए मैं सारी चीज़ें बोल रहा होता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 10th में पहुँच चुके होते हैं उनको यूटिलाइजेशन मतलब पता होता है, कुछ कुछ होते हैं बच्चे जिनको नहीं पता रहता, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो
जिनको आता है वो बुरा न मत मानना यार, पहले बता दे रहा हूँ, मुझे इधर सबको लेके चलना है, सब क्लिप मैं ये सोचता हूँ सामने वाले को कुछ नहीं आता। और आपको भी अगर वीडियो धीरे लग रही हो तो 1.5x पे करके देख लो, ठीक है। अब इसमें हमने क्या पढ़ेंगे, क्या देखो हमारी लैंड अगर देखी जाए तो फॉरेस्ट के फॉर्म में है। फिर लैंड देखो पहला पॉइंट क्या हो गया, फॉरेस्ट के फॉर्म में, ज़्यादातर जो लैंड है हमारी फॉरेस्ट के फॉर्म में। दूसरा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसी लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं हो। कल्टीवेशन क्या होता है, खेती करना, तो खेती करने के लिए कौन सी लैंड अवेलेबल नहीं होगी, तो क्या होगी, वो बैरन और बोलो वेस्ट लैंड होगी। अब जब तुम खुद पढ़ रहे होते ना, अगर तुम्हें बैरन मतलब नहीं पता तो तुम्हें वर्ड मीनिंग क्या करना है, गूगल पे सर्च कर लेते। बैरन मतलब होता है कोई खाली जगह, है ना, खाली एरिया। तो बैरन और वेस्ट लैंड हमारा क्या होगा, उधर कल्टीवेशन नहीं हो रहा होगा, इसलिए वो बैरन और वेस्ट लैंड क्या होगी हमारी, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वो इस टाइप में आ जाएगी। फिर दूसरे में उसने बताया लैंड पुट और नॉन एग्रीकल्चर यूज, जैसे मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ, रोड बना रहा हूँ और फैक्ट्री बना रहा हूँ, तो उधर तो मैं खेती कर नहीं पाऊंगा, उधर तो मैं कल्टीवेशन कर नहीं पाऊंगा, तो वो किसके अंडर डालूंगा, वो मैं इसी के अंडर डालूंगा, सेकंड पार्ट के अंदर। फिर तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होता है वो नीचे बताएगा, कहाँ बताएगा, फोर्थ पॉइंट में। तो रुक जाओ, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। तो कुछ कुछ होती हैं क्या चीज़, मैं उधर खेती तो नहीं कर रहा होता, पर जो हमारे कैटल्स होते हैं, गाय भैंस ये सब होती हैं, गोट्स होती हैं, वो सब ग्रेजिंग लैंड जाती हैं। परमानेंट पास्चर होते हैं, उधर क्या होते हैं, घासें उगती हैं और उधर सारे गाय वाय चल रही होंगी। ऐसे बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा, और आप अगर गांव गए होगे तब तो पक्का ही देखा होगा। फिर लैंड अंडर द मिसलिनियस ट्री क्रॉप ग्रुप्स, है ना, बहुत सारे ऐसे होता है कि कहीं ना कहीं झाड़ियाँ उग गई हैं, कहीं कहीं जंगल उग गए हैं छोटे छोटे, है ना, ग्रुप्स उग गए या ट्री उग गए, क्रॉप उग गए, जो भी बोलो। नॉट इंक्लूडेड नेट सोन एरिया, ये सारा हमारा नेट सोन एरिया में नहीं आता। अब ये नेट सोन एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भैया ने इधर नीचे हाईलाइट भी कर रखा है, इसका डेफिनेशन तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। फिर कल्चरल वेस्ट लैंड, मान लो कल्चरल वेस्ट लैंड भी एक कैटेगरी है, ठीक है। उसने साफ साफ बताया लेफ्ट अनकल्टिवेटेड मोर देन 5 ईयर, मतलब एक एग्रीकल्चर ईयर में 5 साल से ज़्यादा कोई लैंड हमने उसमें कोई खेती नहीं की तो वो कल्चरेबल वेस्ट लैंड हो जाएगी। मतलब वो उसमें कल्टीवेशन हो सकता है पर हो नहीं रहा, इसलिए वो कल्चरेबल वेस्ट लैंड हो रही है। थोड़ा सा उस वर्ड से ही समझना चाहोगे तो आराम से मीनिंग समझ आ जाएगी। तो ये हमारे क्या है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड हो गई। फिर फैलो लैंड है हमारी। फैलो लैंड क्या होती है, करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो क्या होगी, तो इधर क्राइटेरिया एक बना लो कि भाई जो उसने साफ साफ लिखा हुआ है लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, मतलब ऐसा कोई जो 1 साल से कम तक छोड़ा हुआ है उसे हम लोग करंट फैलो बोलेंगे। और अगर 1 से लेके 5 साल तक छोड़ा हुआ है, मतलब अगर लेस देन 1 है, लेस देन 1 है और उसमें खेती नहीं की, लेस देन 1 है, तो वो लैंड क्या कराएगी, फैलो, करंट फैलो कहलाएगी। अगर वो 1 साल से लेके 5 साल के ड्यूरेशन में उसमें कल्टीवेशन नहीं हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे, अदर देन करंट फैलो। तो मेरे हिसाब से फैलो लैंड के अंदर 2 कैटेगरी तुम्हें पता होनी चाहिए, करंट फैलो जो लेस देन 1 ईयर, और 1 से लेके 5 साल तक क्या हो जाएगी वो हमारी अदर देन करंट फैलो। अच्छा, उसके बाद वाली 5 के बाद वाली हमारी कहाँ पे आ जाएगी, ये कल्चरल वेस्टलैंड आ जाएगी। तो क्राइटेरिया दिमाग में रखो, 1 से कम, 1 से 5 और 5 से ज़्यादा। तो ये 3 चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। अब बात आती है जो हमारा 5th पॉइंट है, लैंड यूटिलाइजेशन में हम लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो नेट सोन एरिया क्या होता है, फिजिकली एक्सटेंड ऑफ द लैंड ऑन विच क्रॉप आर सोन हार्वेस्टेड, मतलब बेसिकली ऐसी कोई लैंड जिस पे क्या कर रहे होगे तुम लोग, उस पर क्रॉप उगा रहे होगे और उसे काट रहे होगे और बेसिकली अपने लिए कंजम्पशन के लिए उगा रहे होगे, है ना, तो उसे बोलते हैं नेट सोन एरिया। तो जितने में सोन मतलब होता है, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता, सोन मतलब होता है बोना, है ना, किस एरिया पे तुमने क्रॉप बोई है। अब बोया है तो काटोगे तो है ही, ऐसा थोड़ी जंगल जानवरों के लिए छोड़ दोगे। कुछ क्रॉप्स होती हैं जो हम लोग जानवर के लिए भी उगाते हैं पर उसे भी काट के जानवर को खिलाते हैं, जिसे हम लोग फूडर क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो सोन एरिया मतलब जिसपे बोया जाता है, उस वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट सोन एरिया। तो ऐसा कोई भी एरिया होगा जिसपे खेती की जाती होगी या फसल उगाई जाती होगी, क्रॉप उगाई जाती होगी, उसे नेट सोन एरिया कहते हैं, ये याद रखना। तो ये फिर एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया। फिर ऐसा कोई एरिया क्या करे हम लोग, कभी कभी होता है ना, कोई कोई किसान होता है एक ही लैंड, मतलब एक ही साल में 3 क्रॉप उगा लेता है, 4 क्रॉप उगा लेता है, क्यों, वही उसने बोल दिया है कि एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर, एक एग्रीकल्चर ईयर में 1 से ज़्यादा बार जो उगा दिया जाए, उस लैंड को उगा दिया जाए, वैसी लैंड को क्या बोलते हैं, प्लस जो हमारी नेट सोन एरिया वाली लैंड है उसे हम लोग ग्रॉस क्रॉप एरिया बोलते हैं। इससे एमसीक्यू आया था अभी एक बच्चे के पेपर में, मेरे बैच में मिड टर्म में, उसमें एमसीक्यू दे रखा था, उसने सीधा बोल रखा था कि नेट सोन एरिया प्लस जो हमारे ये मोर देन वंस वाला उगाया जाता है उसे एमसीक्यू दे दिया था, नेट सोन एरिया, ग्रॉस क्रॉप एरिया, करंट फैलो, ऐसे करके 4 एमसीक्यू दे दिए। और तुम्हें फिर उधर ये पक्का याद रहना चाहिए कि ग्रॉस क्रॉप एरिया ही हमारा क्या होता है, नेट सोन एरिया प्लस जो भी 1 साल से ज़्यादा फसल उगा पा रहा है, मतलब टाइप ऑफ फसल 1 साल में ज़्यादा उगा ले रहा है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रॉस क्रॉप एरिया बोल देते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ इधर येलो कलर से पार्ट में मैंने इसलिए किया था क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने खुद देखा हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो देखो, क्योंकि वीडियो देखते देखते मैं तुम्हें बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं। हाईलाइट किस लिए कर रखा है, इसलिए कर रखा है, तुम्हारे लिए तो क्या है। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, लैंड यूज इन इंडिया।
तो लैंड यूज इज डिटरमाइंड बाय बोथ फिजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन मेड फैक्टर होता था, तो इधर फिजिकल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। अब एक पहाड़ है, मतलब उधर पहाड़ है तो वो कुछ नहीं कर सकते, अब माजी थोड़ी है कि पहाड़ तोड़ देगा तुम्हारा और उधर खेती करने लग जाएगा, तो हर जगह ऐसा हो नहीं सकता, तो फिजिकल फैक्टर कहीं ना कहीं मैटर कर जाते हैं। इसलिए तुम देखते हो कहीं टेरेस फार्मिंग हो रही होती है, कहीं डिप इरीगेशन सिस्टम यूज हो रहा होता है, कहीं हमारे इंडिया में जैसे रिवर को यूज़ किया जाता है, बिहार और यूपी में देखोगे तो बहुत ज़्यादा रिवर पे डिपेंडेंट होता है। तो अलग अलग एरिया है ना, वो फिजिकल फैक्टर में आता है, जैसे उधर की सॉइल किस तरीके की है उसमें डिपेंड करता है सारी चीज़ें। अब सॉइल, वही बात है ना कि 5th क्लास के बच्चे को 10th क्लास का थोड़ी पढ़ाओगे, तो वही बात इधर रहती है। अब एक रेड सॉइल है वो किसी चीज़ के लिए यूज़ होती है, ब्लैक सॉइल है वो किसी चीज़ के लिए यूज़ होती है, एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए यूज़ होती है, तो उसमें तुम रेड सॉइल वाली क्रॉप थोड़ी उगाओगे। तो वही बात हो जाती है, किसी गलत इंसान को किसी दूसरी क्लास में बैठा देना। तो इधर भी ध्यान रखना, टॉप सॉइल जो हमारी सॉइल टाइप है, बोलो क्लाइमेट है, और बोलो टोपोग्राफी, टोपोग्राफी माउंटेन प्लेट्यू, ये सब ये कहीं ना कहीं मैटर करते हैं किसके लिए, लैंड की यूजेस के लिए। अगर टोपोग्राफी बहुत अच्छी है, मतलब बेसिकली अगर प्लेन है तो उधर रोड बहुत अच्छे बना सकता हूँ मैं, रेलवे ट्रैक बहुत अच्छा बना सकता हूँ। वही पहाड़ आ गए तो कहीं ना कहीं फिजिकल फैक्टर मैटर करता है किसी भी चीज़ के लिए, लैंड की यूज़ के लिए, चाहे वो क्रॉप के लिए हो, चाहे वो कॉमर्शियल के लिए हो, और चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए तुम बोलो, है ना, रहने के लिए हो, रहने के लिए तुम बोलो पहाड़ के बिल्कुल कोने कोने में उधर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, तो कहीं ना कहीं टोपोग्राफी तो मैटर कर रही है। तो इसलिए उसने बोला है कि लैंड का यूज़ कहीं ना कहीं फिजिकल फैक्टर पे काम कर रहा होता है। मैं इतना ज़्यादा एग्जांपल इसलिए बताता हूँ कि इन द सेंस तुम्हें कहीं क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हारे दिमाग में चीज़ें गई होंगी ना, एक बार हम लोग कुछ सुनते हैं तो लिख पाते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बता देता हूँ, या तो खत्म करने के लिए 2 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाता है। हाँ, ह्यूमन फैक्टर क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी कम होगी उस पर मैटर करेगा। फिर टेक्नोलॉजी कैपेसिटी कैसी है, उस एरिया में टेक्नोलॉजी है कि नहीं, एक्सेसिबल है कि नहीं, उस पर डिपेंड कर जाएगा। फिर कल्चर और ट्रेडिशन उधर का कैसा है, अब कुछ लोग होते हैं वो बांस पे जीना चाहते हैं, मतलब उधर एरिया ही वैसा है कि वो बांस पे बनाते हैं घर, कभी भी फ्लड आ जाएगा, तुमने देखा होगा। तो इस पर कहीं ना कहीं डिपेंड कर जाता है हमारा ह्यूमन फैक्टर भी। तो ह्यूमन फैक्टर में उसने टाइप बता रखा है, इसलिए मैंने इधर आराम से हाईलाइट कर रखा है कि यूज ऑफ लैंड डिटरमाइंड, फिजिकल फैक्टर के अंदर क्या क्या आ जाता है, ग्रीन से हाईलाइट है, ह्यूमन फैक्टर के अंदर क्या क्या आ जाता है वो भी हाईलाइट कर रखा है। मेरे हिसाब से छोटा सा पैराग्राफ है, पता रहना चाहिए। इस वाले जो हमारा डाटा दे रखा है इसने बेसिकली 1961 से लेके और 2014-15 का डाटा, किसी किसी बुक में हो सकता है कम होगा, ये 2010 का 11 का दे रखा होगा, तो उससे कोई मैटर नहीं करता। बेसिकली तुम्हें डाटा समझाने के लिए तो दे रखा है कि हाँ भाई पहले क्या चीज़ थी और आज क्या हो गई। तो अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा क्या है, हमारा ग्रीन वाला एरिया है, कौन सा है, नेट सोन एरिया। तो लगभग पहले भी 45% उग रही थी और आज भी 45% ही लैंड में क्या हो रहा है, उगाया जा रहा है। अब तुम सोच लो, जो 60s में पॉपुलेशन थी और 40s में 2014 में पॉपुलेशन सेम है क्या, नहीं सेम है। और तुम देख रहे हो सोन एरिया बराबर ही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं फूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, या लोग उतने ही लैंड में क्या करने लगे, पहले इतने लैंड में सबका पेट भर रहा था, उतने ही लैंड में वो लोग क्या डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, वीडीसाइड डाल रहे हैं, 2,4-D डाल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है ना, तुमने देखे होंगे बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो ये सारा चीज़ डाल के क्या कर रहे हैं, उसी लैंड से ज़्यादा चीज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लैंड भी तो खराब हो रही है। तो वो धीरे धीरे वही डिस्कस करेगा, बस तुम्हें एक पैटर्न बता रहा है धीरे धीरे कि होता क्या जा रहा है। फिर देखोगे फॉरेस्ट लगभग पहले 18% था, तो आज थोड़ा बढ़ गया है। ये तुम्हारा बहुत अच्छा बात हुआ कि है ना, हमारा फॉरेस्ट थोड़ा सा बढ़ा है। और इसमें देखो तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाले एरिया में। फिर बात आती है कौन सा, ये बैरन और अनकल्टिवेटेड, अभी भी बहुत देखो। हाँ, ये बहुत अच्छी बात हुई है। क्यों, अब अच्छी बात भी बुरी बात भी है। तुम खुद सोचो, जो पहले खाली पड़ी हुई थी लैंड, वो पहले 12% थी, कब 1960 में। अब वो सिर्फ 5% ऐसी लैंड है जो खाली पड़ी हुई है। तो ये एक इंप्रूवमेंट है। अब जरूरी नहीं कि इंप्रूवमेंट है तो कहीं ना कहीं अच्छे यूज़ में हुआ, रेलवे ट्रैक बिछाने में हो गया होगा, रोड बनाने में अच्छा हो गया होगा, बिल्डिंग्स बनाने में, हाउसिंग फैसिलिटीज़ अच्छे करने में हो गया होगा, या फैक्ट्री सेटअप करने में, इंडस्ट्री सेटअप करने में हो गया होगा। ऐसे बहुत सारे कॉमन पॉइंट तुम्हें ज्योग्राफी में याद रखने पड़ जाएंगे। तो ये सब मेरे हिसाब से डाटा अब आपको समझ आ गया होगा, डाटा क्या कंपेरिजन में है। उसने साफ साफ नीचे कलर भी दे रखा है। अच्छा, ये डाटा किसने प्रेजेंट किया है, तो ये हम लोग मिस कर देते हैं, पता रहना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 2017 का डाटा है ये, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हमें लैंड के बारे में बताती है। अब तुम्हें थोड़ा बहुत क्यूरियस हो, कहीं ना कहीं यूपीएससी सीख ले, तो तुम्हें कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर क्या काम करती है, क्या क्या डाटा प्रेजेंट करती है, क्योंकि आगे चल के तुम भी उसमें ही काम करने वाले हो, उसके ऐड बनोगे कभी ना कहीं, तो तुम्हें मतलब पता होना चाहिए। तो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो कि कहीं ना कहीं आ गया है तो पढ़ लो। देखो, मैं बता ही रहा था टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बता रहा था जो हमारा डाटा है। और उसमें से भी देखोगे 93% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, लैंड यूज़ करा जा रहा है। फिर कुछ है हमारा पार्ट जो नॉर्थ असम में है, उसे हम लोग ने देखा ही नहीं है, मतलब नाप नहीं पाए हैं, बेसिकली वाला फुल्ली डन हो ही नहीं पाया, उधर मेजरमेंट पूरी नहीं हो पाई है। फिर कुछ पार्ट ये जम्मू एंड कश्मीर का है, जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया, चाइना वाला एक LOC है और एक LAC है, तुम्हें पता होगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ बॉर्डर करती है, और हमारी जो LOC है, लाइन ऑफ
कंट्रोल वो पाकिस्तान के साथ करती है। जैसे हम लोग पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इधर चाइना वाला आता है, तो वो भी हमारा ही एरिया है, पर वो सही से मेजर नहीं हुआ है। तो इसलिए बोला जाता है कि 93% का ही हमें अभी तक क्या कर रखा है, जोग्राफिकल एरिया मान रखा है। क्यों? कुछ उस रीज़न उसने बता दिए। कुछ हमारा आसाम का एरिया एक्सेप्टेड वाला है, फिर पाकिस्तान चाइना वाले के साथ जो सर्वे नहीं हो पाया है, तो वो एक है चीज़ है। फिर मेजर चेंजेस, देखो मैंने तो लिखा है मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन लैंड यूज पैटर्न। क्या क्या चेंजेस आए हैं लैंड को यूज़ करने के तरीके को, है ना। लैंड पहले किस तरीके से यूज़ होती थी, आज किस तरीके से यूज़ हो रही है, वो बता रहा हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन था तभी शायद से मैंने इधर लिखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ये बताया होगा मैंने पढ़ाते समय इधर, इसलिए पीडीएफ में लिखी हुई है। इसीलिए मैं बता रहा था कि यार अगर मैं जो बच्चे को पढ़ा रहा हूँ बैच में, वही तुम्हें पढ़ाऊंगा, शायद से तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज तो होंगे ही होंगे। तो बात आती है मेजर चेंजेस क्या क्या हुए थे लैंड यूज पैटर्न में। क्वेश्चन बन सकता है, तुम्हें सुन के भी लग रहा होगा, साउंड आ रहा होगा, हाँ यार ये क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट आर द मेजर चेंजेस टू प्लेस इन लैंड यूज पैटर्न में, है ना। तो लैंड यूज पैटर्न में देखो पॉइंट बना दिया, लैंड यू अंडर परमानेंट पास्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज। अब ऑल्सो मत लिखना उधर, है ना, क्या लिखोगे, डिक्रीज। तो लैंड जो परमानेंट पास्चर था वो डिक्रीज हुआ है। क्यों परमानेंट पास्चर डिक्रीज होगी, कहीं ना कहीं उधर खेती होने लग गई होंगी, यही हुआ होगा, है ना, या उधर कहीं ना कहीं फैक्ट्री बन गई होगी, रेलवे ट्रैक बन गए होंगे, कुछ भी ऐसा हुआ होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फेलो लैंड आर आइदर पुअर क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन सच लैंड इज वेरी हाई। अब देखो इधर क्या बोला गया, अब इधर तुम्हें करंट फेलो लैंड आया है ना। अब करंट फेलो लैंड तुम्हें अगर वो डेफिनेशन याद नहीं होगी तो फिर ये पॉइंट नहीं समझ आएगा। इसलिए मैं बोल रहा था करंट फेलो लैंड तुम्हें पता होना चाहिए। लेस देन क्या था, 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर अगर उसमें क्या हुआ है, कल्टीवेशन नहीं हुआ है, तो बोलो वो हमारा क्या है, करंट फेलो लैंड होती है ना। अदर देन वाले के लिए 1 और 5 से क्राइटेरिया हो जाती है, फिर 5 से ज़्यादा वाली फिर अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड हो जाती थी, याद करो थोड़ा सा। इसलिए मैं बोल रहा था वो टॉपिक्स किस लिए हाईलाइट कर रखा था, बता रहा था, इसलिए बता रहा था कि आगे एक पॉइंट तुम्हें समझ आए। तो मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फेलो लैंड आर आइदर पुअर क्वालिटी की होंगी। क्यों? क्योंकि तुमने उसकी अच्छे से यूज़ कर लिया होगा, उसकी सारी क्वालिटीज़ तो एग्जॉर्ब कर ली होगी, है ना। तो क्या होगा, फिर दिक्कत आएंगी, तो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी पुअर हो गई होंगी, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। अब तुम्हें और ज़्यादा उसमें फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, मैन्योर डालना पड़ेगा, केमिकल डालने पड़ेंगे, तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन तो बढ़ेगा। एंड दीज लैंड आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस in about 2 or 3 years, and if these are included in the net sown area, then the percentage of NSA in India come to be about 54% in total reporting area। अगर ये वाला पार्ट भी हमने क्या कर दिया, उसने बोला है बेसिकली, कहीं से क्वेश्चन पॉइंट थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तुम इतने इस पॉइंट को इधर तक लिख सकते हो कि हमारा जो ज़्यादातर जो अदर देन करंट फेलो लैंड थी, अभी अदर देन करंट फेलो है, इसलिए उसने क्या किया है, 2 to 3 ईयर यूज़ किया है। क्योंकि अदर देन, देखो करंट फेलो लैंड क्या थी, लेस देन वन वाली, जिसमें 1 साल से कम में एग्रीकल्चर हुआ है। इधर है उसने अदर देन करंट फेलो बोला हुआ है। अदर देन करंट फेलो किसका था क्राइटेरिया, इसका 1 से लेके 5 साल, इसलिए उसने बोला है वंस और ट्वाइस अबाउट इन 2 to 3 ईयर। तो क्योंकि 2 to 3 ईयर किसके बीच में आ रहा है, 1 से लेके 5 के बीच में आ रहा है, इसलिए उसने बोला हुआ है कि ज़्यादातर जो हमारी क्या थी, मोस्ट ऑफ द अदर देन फेरो लैंड आर आइदर पुअर क्वालिटी। अदर फेलो लैंड मतलब जो 1 से लेके 5 साल तक क्या हुई, उसमें खेती नहीं हो रहा, मतलब क्या होगा, वो पुअर क्वालिटी की होगी, कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उसमें ज़्यादा होगा। अगर उसे भी हम लोग ने जोड़ दिया, उसे भी हम लोग ने किसी तरीके से जोड़ दिया और उसमें कल्टीवेशन होने लग जाए, नेट सोन एरिया बना दिया, बोला है ना इंक्लूडेड इन द, अगर उसे भी हम लोग नेट सोन एरिया बना देंगे तो लगभग 54% हमारा टोटल रिपोर्टिंग एरिया हो जाएगा, किसके लिए, नेट सोन एरिया के लिए। तो ये भी एक चेंज आया है ना, मतलब बोलो चेंजेस हो सकता है। फिर बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, तो द पैटर्न नेट सोन एरिया वेरी ग्रेटली फ्रॉम। अब ये नेट सोन एरिया अलग अलग स्टेट में अलग अलग होगा, क्योंकि हमारा हर स्टेट अलग टोपोग्राफी लेके जीता है, और इसी की वजह से क्या होगा, हर एरिया में कहीं ज़्यादा क्रॉप उग रही होगी, कहीं कम क्रॉप उग रही होगी। इट इज़ सोन ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब और हरियाणा, लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश। अगर मैं देखूँ हरियाणा और पंजाब की बात की जाए तो ये चेंजेस हैं, जो चेंज आया था, क्या चेंजेस हुआ, तो ये चेंजेस है। देखो 80% जो टोटल एरिया है पंजाब हरियाणा का, वो क्या हो रहा है, कल्टीवेशन हो रहा है लोग। और बोलो वही अरुणाचल प्रदेश में चले जाओ, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार में चले जाओ, सिर्फ 10%, लेस देन 10% हो रहा है जो कल्टीवेट हो पा रहा है। तो ये चेंजेस बता रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसे पॉइंट वही लिखने पड़ेंगे, क्वेश्चन तुम्हें ऐसा बोलेगा पर पॉइंट तुम्हारे बुक के ही होंगे, ऐसा नहीं कि पॉइंट कहीं और से तुम्हें सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं लास्ट में वीडियोस बनाऊंगा कि एसएसटी में क्वेश्चंस कैसे समझना है और कैसे आंसर्स लिखना है, कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री आर फार लोअर देन द डिजायर 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया एंड, तो फॉरेस्ट एरिया देखो 33 है। कब की बात है ये, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 की बात है। एंड इट वाज कंसिडर एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। अच्छा ये होगा नहीं तो क्या होगा, वही भाई बहुत सारे पेड़ नहीं होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, है ना, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेंगे, ये सारे क्राइटेरिया आ जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए बोला जाता है कि फॉरेस्ट एरिया भी कंट्री का अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है। द लाइवलीहुड ऑफ द मिलियन ऑफ द पीपल हु लिव ऑन द
फ्रिंज ऑफ दीज फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट। अब जो भी जाहिर सी बात है यार, कोई इंसान है, अगर ये फॉरेस्ट है, इसके आसपास कोई एरिया है, वो लोग कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के आसपास एरिया में जो रहने वाले लोग हैं वो उन भी उन फॉरेस्ट पे ही डिपेंड होता है उनकी लाइफ। तो अपार्ट ऑफ लैंड इन टर्म ऑफ वेस्ट लैंड और लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूज, वेस्ट लैंड इंक्लूड रॉकी एरिया। अभी तो मेरे हिसाब से पढ़ लोगे यार, इसमें और कुछ नहीं बताया है। उसने बताया है जो वेस्ट लैंड होगी, हो सकता है रॉकी एरिड बोलो डेजर्ट एरिया हो गया है ना, लैंड को नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए रखा गया होगा, सेटलमेंट के लिए हो सकता है, रोड के लिए हो सकता है, रेलवे के लिए हो सकता है, इंडस्ट्री के लिए हो सकता है। तो कॉमन इंग्लिश उसने इधर लिख दी है। और कंटिन्यूस तुम लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ करते जाओगे तो क्या होगा यार, जाहिर सी बात है वेस्ट होगा, है ना, कहीं ना कहीं लैंड को खत्म कर दोगे तुम। तो इसने बोला है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर नहीं लोगे टू द उसे कंजर्व करने के लिए और मैनेज करने के लिए, तो रिजल्ट क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो इन टर्न क्या होगा, सीरियस प्रॉब्लम होने लग जाएंगे सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में, जो भी बोलो। अब बात आती है लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन ऑफ, मतलब लास्ट टॉपिक है मेरे हिसाब से लैंड का, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इधर लिखा हुआ है सम कॉज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन आर। तो ये कुछ कॉजेज हैं जो कि क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकते हैं। तो प्रिपरेशन हर टॉपिक के लिए करके चलो। देखो कभी कभी होता है ना कि कोई टीचर परफेक्ट नहीं है ना, कि वो उसने बोला और वही आ जाएगा, अनटिल जब तक उसने पेपर नहीं बनाया और तुम्हें वो पास करना चाहता है। तो मैं यही बोलूँगा यार, जो मैं देख रहा हूँ ना कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं वो टॉपिक में पक्का पक्का डालने की कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आ भी गया तो बच्चा अटेम्प्ट तो कर ले, क्योंकि कोई नहीं पता, हो सकता है उसने लैंड डिग्रेडेशन 50 साल से हो गए, सीबीएसई का पेपर हो रहा है, नहीं दिया, और इस साल दे दे, बोले बहुत दिन हो गए लैंड डिग्रेडेशन का क्वेश्चन नहीं डाला, अगले साल दे दे, कोई पता नहीं रहता। तो पैटर्न कहीं ना कहीं फॉलो हमें करना होता है, पर ये नहीं सोचना कि अगले 5 साल में नहीं आया तो इस साल नहीं आएगा तो ये टॉपिक ही ना पढ़ूं। तो अभी हमारे पास टाइम है, अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, अभी हमारे पास 4-5 महीने आराम से पढ़ने के लिए, तो अभी तो पूरा पढ़ो, बाद में देखा जाएगा। जिसके बाद जो लास्ट में पढ़ता है उसके लिए सोचना पड़ता है, हाँ ये वाला टॉपिक पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, उधर थोड़ा सा प्रिसाइज करना पड़ता है। अभी तो तुम्हारे पास टाइम है ना, तो सारा पढ़ो। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर क्या क्या लेनी चाहिए, तो 95% ऑफ द आवर बेसिक नीड फॉर फूड शेल्टर क्लोथिंग, वो बोलो सारा चीज़ कहाँ से, लैंड से ही आ रहा है। ह्यूमन एक्टिविटी जो हो रही है वो कहीं ना कहीं लैंड को डिग्रेड कर रही है। फिर नेचुरल फोर्स टू कॉज द डैमेज टू द लैंड, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेचुरल कॉज, मतलब आ जाता है, फ्लड आ जाता है, सुनामी आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो उधर से कहीं ना कहीं लैंड डैमेज होती है। ऐसा नहीं है सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी है, पर ज़्यादातर ह्यूमन एक्टिविटी होती है। तो उसने पहला पॉइंट बता दिया क्या है भाई, डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हो, ओवर ग्रेजिंग करते जा रहे हो, माइनिंग करते जा रहे हो, क्वेरिंग हो रही है, और बोलो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंस इन लैंड डिग्रेडेशन। माइनिंग, बहुत बच्चों को क्वेरिंग मतलब नहीं पता होगा। क्वेरी मतलब क्या होता है यार, माइनिंग और क्वेरी दोनों सेम होती है, बस माइनिंग क्या होती है कि किसी सरफेस में हमने डग किया और उसमें गड्ढा किया ढेर सारा, नीचे तक गए हम लोग और उसमें से हम लोग ने कोयला, बेसिकली कोयले की माइनिंग होती है। और वही अगर मैं स्टोन का एग्जांपल दूं तो स्टोन हम लोग को चट्टान पूरा मिल जाता है, मतलब पूरे माउंटेन्स मिल जाते हैं उस स्टोन्स के, तो हम लोग उस स्टोन्स को उस माउंटेन से कट करके निकाल लेते हैं। बेसिकली हमें जो सरफेस में मिल जाए उसे हम लोग क्वेरिंग बोलते हैं, और जिसमें सरफेस के नीचे जाना पड़े उसे हम लोग माइनिंग बोलते हैं। मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। टू हैव अ कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंस इन लैंड डिग्रेडेशन, तो पहला पॉइंट ये है भाई हमारा आ रहा है कि लैंड डिग्रेडेशन करने में ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट होते हैं, महत्व होते हैं। फिर दूसरा उसने बताया माइनिंग साइट आर अबेंडेंट आफ्टर दैट, हो आ गया माइनिंग साइट ऐसी खाली छोड़ दी जाती है, कंप्लीट नहीं की जाती है ना, डीप स्कार ट्रेसेस, उधर ओवर बर्डनिंग, मतलब कहीं ना कहीं जो तुमने निकाला उसे साफ़ करके नहीं गए, कचरा निकाला तो ऊपर साफ़ नहीं किया तो वो उधर ही पड़ा रह गया। तो ये भी एक दिक्कत आती है कि माइनिंग करने के बाद अच्छे से हमें छोड़ना चाहिए। वैसे कौन से स्टेट है, तो तुम झारखंड जाओ, छत्तीसगढ़ जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, बोकारो है ना, स्टील प्लांट है, कोयला का हमारा खदान है, इधर सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तुम देखोगे ना उधर, तुम 1 साल रह के देखना और एक दिन रह के देखना, मैं तो ये बोलूँगा ना, तुम ऐसे करोगे ना, झारखंड में तुम धनबाद में जाओगे, बोकारो में जाओगे, भिलाई में जाओगे, सब ऐसे ऐसे करके देखोगे ना, पूरा काला काला दिखेगा। मैं गया हुआ इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो इधर झारखंड छत्तीसगढ़ जहाँ तुम्हारे प्लेट्यू कोल वाला दिखेगा ना, उधर बहुत ज़्यादा नाक में वो डस जाता है, और बोलो फेस पे पूरा सब चीज़ गंदा होता है उधर। और जहाँ जहाँ तुम देख रहे हो, तुम कोयला ही दिख रहा है तुम्हें, है ना। तुम लोग अभी कभी गए नहीं हो, मैं लीडो कोल माइन तुम सर्च करना, आसाम के उधर है, उधर भी गया हूँ, उधर भी यही हाल रहता है। जहाँ तुम देखोगे इतना गहरा माइनिंग होती है ना वो, कि बिल्कुल जो हमारी बिल्कुल बड़ी वाली डंपर ट्रक होती है वो भी इतनी चीटी बराबर दिखती है, और पूरा धूल 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 काला काला होता है। तुम उधर से निकलोगे तो नाक के अंदर पूरा काला, मुँह पूरा काला, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं घूमना भी जरूरी है। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें, आधे से ज़्यादा तो ज्योग्राफी तुम्हें घूमने से याद हो जाएगी। तो जो बच्चा घूमता है या जिसके पेरेंट्स उसे घुमाते हैं अच्छे खासे, तो उसको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता होंगी। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू पाइनिंग कॉज द सीवियर, डिफॉरेस्टेशन तो कर ही रहा है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेड हो रही है। स्टेट लाइक गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये ओवर ग्रेजिंग हो रही है। ओवर ग्रेजिंग इधर बहुत ज़्यादा एक मेन कारण है लैंड डिग्रेड करने का। मैं देखो यार ऊपर ऊपर से पॉइंट बता रहा हूँ, हाईलाइट करने के लिए, पढ़ने के लिए तो तुम्हें सारा ही पढ़ना है, ठीक है, कि बस एक
ओवरव्यू मिल जाए। हाँ अच्छा, ओवर ग्रेजिंग हो गया, इधर ओवर इरिगेशन हो गया, मुझे ये याद रखना है पॉइंट, और उसके वजह से वाटर लॉगिंग हो जाता है। मतलब की पॉइंट है ना जो टीचर चेक करता है आंसर में। तो तुम्हें माइनिंग साइट हो गया, फिर इधर ओवर ग्रेजिंग हो गया, ओवर इरिगेशन हो गया, वाटर लॉगिंग हो गया। ये देखो अब इधर एक और है हमारा इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस हो गए, वेस्ट जो निकल रहा होता है वो भी मेजर सोर्स होता है वाटर पॉल्यूशन का। सिमरिक इंडस्ट्री, सिमेरिक इंडस्ट्री बेसिकली टाइल वाइल वाला हो गया, सोप स्टोन हो गया, तो ये भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हमारा क्या करते हैं, डस्ट निकालते हैं, है ना। जो टाइल्स बनती है, पत्थर बनते हैं ग्रेनाइट के, घिसते हैं, लाइमस्टोन है ना, तुम देखोगे वो कहीं ना कहीं घिसेंगे तो धूल निकलेगी बहुत ज़्यादा, है ना। तो डस्ट पार्टिकल निकलता है, तो हमारा क्या कर रहा है, लैंड को कहीं ना कहीं ख़राब कर रहा है, जो उधर के वाटर है उनको ख़राब कर रहा है। तो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। हमारे पार्ट में, हमारे कंट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो पता रहना चाहिए। अच्छा, हो रही है तो उसका सोल्यूशन बता दो भैया। तो सोल्यूशन ये रहा हमारा, कंजर्वेशन मेजर क्या लोगे तुम। तो देर आर मैनी वे टू सॉल्व द लैंड डिग्रेडेशन प्रॉब्लम। पहला, अफॉरेस्टेशन करो और प्रॉपर मैनेजमेंट करो ग्रेजिंग का, कुछ हद तक तो हेल्प होगी। प्लांटिंग द शेल्टर बेल्ट प्लांट। अब इस प्लांटिंग द शेल्टर बेल्ट क्या है बेटा, कि अगर मैंने क्रॉप किया है तो इधर मैंने क्या कर दिया, बहुत सारे ट्री उगा दिए, तो क्या होंगी, बहुत सारी हवा आएंगी तो इस क्रॉप को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगी, या बहुत सारे डस्ट को रोक लेंगी, मिट्टी को रोक के रखेंगी, मिट्टी बह नहीं पाएगी, सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा। फिर कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग हो रही है उधर थोड़ा कंट्रोल लाया जाए, रूल्स बनाया जाए। स्टेबलाइजिंग द सैंड ड्यून्स बाय द ग्रोइंग थॉनी बुशेस। अब देखो बहुत ज़्यादा भाई इधर मैंने क्या कर दिया, बहुत सारे थॉनी बुशेस उगा दिए, तो बहुत ज़्यादा सैंड ड्यून्स बह रही थी, हवाएं बह रही थी, रेतीली हवा बह रही थी, तो वो क्या करेंगी, जो हमारी ये होंगी थॉनी बुशेस होंगी, वो क्या करेंगी, उनको रोक लेंगी, ट्रैप कर लेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। उसके वजह से सैंड ड्यून्स बहुत ज़्यादा नहीं फैलेगा, एक जगह से दूसरी जगह वैसे इकट्ठा हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। तो एक स्टेबलाइज कर पाओगे तुम सैंड ड्यून्स को। फिर बात आती है, चेक करो लैंड एरिड एरिया में जो लैंड डिग्रेडेशन कैसा हो रहा है वो भी चेक होना चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड जो पड़ी हुई है उसको प्रॉपर मैनेज करो, तो कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन हम लोग बचा पाएंगे। फिर माइनिंग एक्टिविटी पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए, प्रॉपर डिस्चार्ज किया जाए, जो उसमें से निकल रहा है, इंडस्ट्री से निकल रहा है, वही सीधा नदी में डाल दिया जाए। कभी तुम कानपुर या बोलो यमुना नदी के पास जाना, गाजियाबाद साइड, तुम्हें देखने के लिए मिला इतना गंदा काला काला फैक्ट्री से निकल रहा होता है, सारा वही रिवर में मिल रहा होता है ना। एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन बी रिड्यूस। अब ये वेस्ट जो भी है ट्रीटमेंट करके रिड्यूस द लैंड और वाटर डिग्रेडेशन कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहा होगा अर्बन एरिया बोलो, सब अर्बन एरिया में। तो ये चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या कारण थी लैंड डिग्रेडेशन की, वो हमने डिस्कस के लिए 5 पॉइंट थे, उसे थोड़ा डिटेल में, और कंजर्वेशन मेजर क्या लिया जाए वो हमने डिस्कस किया है। इसमें भी लगभग 5-6 पॉइंट 7 पॉइंट बन चुके हैं। तो तुम बोलो भैया ज्योग्राफी में पॉइंट नहीं बन पाते, तो पॉइंट बहुत सारे हैं, तुम नहीं ढूंढ पाते हो। बात आती है सॉइल रिसोर्स की। सॉइल रिसोर्स के लिए यार बहुत छोटा टॉपिक है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चन जो बनेंगे मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ और ख़त्म करता हूँ। बात आती है सॉइल एज रिसोर्स। तो सॉइल लैंड के बाद बोलो लैंड में ही सॉइल है, तो कहीं ना कहीं सब पार्टी पढ़ रहे हो तुम सॉइल, है ना। तो सॉइल ऑलमोस्ट भाई रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, कहीं ना कहीं रिन्यू हो जाती है, पर बहुत मिलियंस ऑफ साल लग जाते हैं उसे रिन्यू होने के लिए। तुम देखोगे इसमें देखो लिखा है, इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। मतलब फ्यू सेंटीमीटर भी लेयर ऑफ सॉइल बनने के लिए कहीं ना कहीं टाइम लग जाता है। इसका एग्जाम्पल वो सोच लो ना कि जब तुम बहुत गाँव जाते हो तो तुम्हारा कमरा तुम साफ करके जाते हो, और जब आते हो तो बहुत छोटी सी लेयर कहीं ना कहीं मिट्टी की हो जाती है। महीने भर के लिए जाते हो तब भी मिट्टी भी इतनी लेयर नहीं जम जाती, बहुत थोड़ी सी जमती है। सोचो जब तुम 10 साल 20 साल 30 साल के लिए छोड़ोगे तब जाके कहीं ना कहीं सेंटीमीटर छोड़ो, वो तब तक में ही होगी, सेंटीमीटर बनने में तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो इसलिए उसने बोला है कि मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं सॉइल को अप टू कुछ सेंटीमीटर की डेप्थ तक बनने के लिए। फिर रिलीफ हो गया, पेरेंट रॉक हो गया, बेड रॉक हो गया, क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन हो गया, अदर फॉर्म ऑफ लाइफ हो गई, टाइम हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। तो ये भी तुम्हें पता होने चाहिए कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीज़ें इफेक्ट डालती हैं। तो रिलीफ इफेक्ट डालता है पेरेंट रॉक बेसिकली नीचे सॉइल के नीचे तुम नीचे जाते जाओगे तो हमारा बेड रॉक मिलती है, ये रहा, है ना। टॉप सॉइल हमारी होती है अपर लेयर, फिर उसके बाद नीचे हमें सब सॉइल मिलती है जो वेदरिंग ऑफ रॉक होता है, सैंड पार्टिकल्स से टूट जाते हैं। और फिर थोड़ा नीचे जाओगे तो कहीं ना कहीं सब स्ट्रेटरम आता है, वेदर पेरेंट रॉक का थोड़ा टूटा हुआ पार्ट रहता है, तो इसी से कहीं ना कहीं ये बनता है, इसी से फिर ये बनती है टॉप लेयर। फिर टॉप लेयर कहीं ना कहीं इधर से उधर भी जाती रहती है। फिर कहीं ना कहीं अनवेदर पेरेंट रॉक लास्ट में क्या होता है, सॉलिड पेरेंट रॉक होता है, उसके नीचे जाओगे तो कहीं ना कहीं मैग्मा कोर आ जाता है ना, वो अलग पार्ट है, उधर तक हमें नहीं पढ़ना है। बस हमें ही पता होना चाहिए क्या क्या फैक्टर करता है सॉइल को फॉर्मेशन करने के लिए। वेरियस फोर्सेस, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, है ना, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर हो गया, विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर्स हो गया, तो ये से कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। इसलिए मैंने पूरा पार्ट ग्रीन से ही इसलिए कर दिया कि सॉइल फॉर्मेशन के बारे में उसने बताया है। तो इधर अगर लिखना चाहते हो तो सॉइल फॉर्मेशन टॉपिक लिख सकते हो कि मेरा पार्ट किसके लिए बताया हुआ है, सॉइल फॉर्मेशन के लिए बताया हुआ है, कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे करती है और इफेक्ट कैसे करती है, और इफेक्ट, ठीक है। अब केमिकल और ऑर्गेनिक टेक प्लेस इन द
सॉइल इक्वली इंपॉर्टेंट, तो सॉइल कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मतलब ह्यूमस होता है और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, ये सब बताया हुआ है, छोड़ दो। बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में, तो कहीं ना कहीं रिलीफ फीचर, लैंड फॉर्म, क्लाइमेटिक, ये सब पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला है हमारा क्या, अब इधर होता क्या है ना, इधर में मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर जितने क्वेश्चन आएंगे तुम्हें सॉइल के ना, वो डिस्क्राइब करने के लिए बहुत कम आएंगे कि हाँ भाई तुम टाइप ऑफ सॉइल बता दो और डिस्क्राइब करो पूरा, ऐसा बहुत कम क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो ये मैं बोलूँगा इसके पूरे टॉपिक याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये वाला टॉपिक मैं मस्ट बोल रहा हूँ, जितनी बार रीड कर सकते हो उतनी बार रीड कर लेना, क्योंकि एक बार में तो याद होने वाला नहीं है, ठीक है। अब अनटिल अनलेस जब तक तुमने बचपन में अच्छे से पढ़ा होगा तब तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पहले से पता होंगी, तब तो हो सकता है जल्दी याद हो जाए, वरना मिनिमम मेरे हिसाब से मानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर कोई बच्चा फोकस होकर मिनिमम 3 बार पढ़ेगा, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम नहीं बोल रहा, मिनिमम 3 बार पढ़ेगा तब जाके इसके सारे पॉइंट्स याद रख पाएगा। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मैंने देखे हैं आज तक वो सारे एमसीक्यू फॉर्म में बने हैं, और एमसीक्यू फॉर्म में तुम्हें लाइन से क्वेश्चन बनेंगे ना कि पैराग्राफ से। तो इसलिए मैं बोलता हूँ भाई तुम्हें इधर लाइन टू लाइन तुम्हें याद होनी चाहिए, लाइन टू लाइन पढ़ा होना चाहिए, कहीं ना कहीं दिमाग में होनी चाहिए, हाँ ये चीज़ इस फॉइल में डिस्कस हुई थी। मैं बता दूंगा, अभी पढ़ाते समय बता रहा हूँ मैं तुम्हें कैसे कैसे पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, वो भी बेसिकली सारी चीज़ें याद रखनी है। अभी मेरे पास इधर हाईलाइट, इसलिए तुम देखोगे पूरा ही हाईलाइट हो रखा है, बहुत कम ऐसी चीज़ होगी जो हाईलाइट नहीं की होगी भैया ने, क्यों, पूरा इंपॉर्टेंट है तभी हाईलाइट किया होगा। तो चलो पढ़ते हैं। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल है हमारी। तुम देखोगे एलुवियल सॉइल हमारा एरिया देखोगे तो कहाँ पे होती है, 3 इंपॉर्टेंट हिमालय रिवर है हमारी, जो इंडस हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, इन्हीं से वो सॉइल बनी हुई है। क्यों बनी हुई है, रीज़न पता होना चाहिए तुम्हें। कहीं भी रिवर होंगी तो पहाड़ से आ रही होती हैं, पहाड़ से वो जो पत्थर होंगे टूट रहे होंगे, कहीं ना कहीं पत्थर टूट के ही सॉइल बनती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे हम लोग वेदरिंग बोलते हैं, फिनोमेना से ही सॉइल बनती है, पता होना चाहिए। अच्छा, अब वेदरिंग हो गई तो कहीं ना कहीं सॉइल बन गई, सॉइल बनी तो कहाँ आएगी, वो पीछे से टूटते प्लेन्स में आके इकट्ठा होती हैं। इसलिए तुम देखोगे इंडस रिवर हो गई, ये भी पहाड़ से निकलती है, वो लोग ग्लेशियर से निकलती है, गंगा भी ग्लेशियर से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा भी ग्लेशियर से निकल रही है, तो बहुत ऊंचे से फ्लो करके आ रही होती है, और पत्थर टूटते कहीं ना कहीं प्लेन आएगा तो उधर क्या हो जाता है, सॉइल हमारी डिपॉजिट होने जाती है। तो और ये सॉइल कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मिनरल्स अपने साथ लेके आ रही होती हैं, इसलिए बोलते हैं सॉइल बहुत अच्छी होती है ग्रोथ के लिए, फर्टाइल बहुत ज़्यादा होती है ना, इसमें हम लोग बहुत सारे अनाज उगा सकते हैं। तो एक रीज़न ये तो पता चल गया कि भाई कहीं ना कहीं हिमालय रिवर सिस्टम जो हमारा इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा है, यही हमारा एवलेबल सॉइल, जहाँ जहाँ ये होंगी उधर उधर एवलेबल सॉइल तो पक्का होंगी। तो मैप, अगर इधर मैप दे रखा है तो एक बार देखूँ मैं तुम्हें, हाँ देखो, अब तुम देखोगे सारा क्या है, इधर इंडस वाला आ जाता है एरिया, इधर हरियाणा वाला पार्ट, गंगा आ जाती है, गंगा इधर फ्लो करती है पूरे में आराम से, तुम देखोगे बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। तो तुम देख रहे हो इधर ब्रह्मपुत्रा होती है। देखो कहीं ना कहीं मैप से ही तुम्हें अभी सॉइल का लोकेशन भी याद हो जा रहा है, और मैं वही बता दे रहा हूँ, इंडस वाला एरिया, इधर पूरा गंगा वाला एरिया, पूरा इंडस मतलब हमारा क्या करेगा, एलुवियल सॉइल लाएगा। इधर बांग्लादेश में भी कहीं ना कहीं आती है, बांग्लादेश अपना नहीं है इसलिए बांग्लादेश में उसने मेंशन नहीं किया है। फिर इधर ब्रह्मपुत्रा आती है, ब्रह्मपुत्रा भी फिर बांग्लादेश में एंटर करके नीचे हमारी बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इसलिए तुम देख रहे हो जहाँ जहाँ ब्रह्मपुत्रा है, जहाँ जहाँ गंगा है, ये हमारा कौन सा एरिया है, ये सारा हमारा एलुवियल सॉइल वाला एरिया है। कहाँ देखा है भैया, इधर रखा है। तो एलुवियल सॉइल भी अब तुम्हें याद आ गया। थोड़ा सा पार्ट हम लोग देखेंगे इधर भी क्यों है, क्योंकि इधर जो हमारे ईस्टर्न घाट होते हैं ना, वो भी तो पहाड़ है कहीं ना कहीं, तो उधर से कुछ रिवर होती है जो बे ऑफ बंगाल में गिर रही होती हैं। अब रिवर होंगी तो कहीं ना कहीं अपने साथ पत्थर लेके आ रही होंगी, तोड़ रही होंगी पत्थर को, तो इसलिए इधर छोटा छोटा पार्ट में भी तुम देखोगे ना, जितना ये ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट में सारा क्या देखोगे, रिवर्स होती है हमारी ज़्यादातर, वो भी क्या कर रही हैं, उधर भी एलुवियल सॉइल आ रही है। तो याद रखो मत, बोलते हैं ना रट लो भैया, याद रख लो, ये तो आएगा ही आएगा, नहीं बाबू याद नहीं रखना। फीचर देखो ना क्यों ऐसा हो रहा है, तुम्हें रीज़न पता होगा तो अपने आप याद हो जाएगा, फिर तुम्हें रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो इसलिए बता रहा था। अब देखो कहाँ तक फैली हुई है, तो इसने बताया हुआ है, अब मैंने मैप में ही देख लिया है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुजरात तक पहुँची हुई है, गुजरात के इधर जो हमारा एरिया है इधर पहुँची हुई है, राजस्थान के थोड़ा सा पहुँची हुई है, ये इसने इधर लिख दिया है। तो वो मैप तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि इधर देखो लिखा है, दिस सॉइल ऑल्सो एक्सटेंड इन द राजस्थान एंड गुजरात थ्रू द नैरो कॉरिडोर। नैरो कॉरिडोर मतलब क्या होता है, बहुत पतला, बहुत पतले से एरिया से क्या हुआ है, इधर गुजरात की तरफ गई हुई है। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा चौड़ा एरिया है ना, बहुत ज़्यादा चौड़ा एरिया नहीं है, बहुत पतले एरिया से, नैरो एरिया से गुजरात की इधर गई हुई है। इधर राजस्थान में थोड़ा सा पार्ट है, फिर इधर हमारा है ये गंगा और ये क्या बोले ब्रह्मपुत्रा प्लेन के उधर। तो मेरे हिसाब से लोकेशन तो पता ही चल गया होगा। तो अवेलेबल फाउंड इन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ प्लेन, आ गया ईस्टर्न घाट, तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ प्लेन पर्टिकुलरली इन डेल्टा ऑफ महानदी। मैंने बताया था उधर बहुत सारी रिवर होती हैं, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब रिवर क्या कर रही होंगी, बे ऑफ बंगाल में गिर रही होंगी, तो अपने साथ पत्थर लेके आ रही होंगी, टूट स्लिट लेके आ रही होंगी, तो वो मिट्टी कहीं ना कहीं जम रही होगी, तो जमेगी तो वो एलुवियल सॉइल फॉर्म करेगी। मेरे हिसाब से एलुवियल सॉइल का मैप भी याद हो गया होगा, कहाँ कहाँ पाई जाती है, लोकेशन भी याद हो गई होंगी। तो सबसे पहले लोकेशन पता होना जरूरी है। बात आती है एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ, अब ये याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ इतना ही मैंने इसलिए हाईलाइट कर रखा है कि सॉइल कंसिस्ट ऑफ क्या होता है, इसमें सैंड होता है, स्लिट होता है और क्ले होता है, तीनों याद रखना, ठीक है। सैंड होता है, स्लिट होता है और क्ले होता है।
एज वी मूव इनलैंड टूवर्ड द रिवर वैली सॉइल पार्टिकल अपीयर सम बिगर्स। जैसे जैसे मैं रिवर के अंदर अंदर और पार्ट में जाऊंगा, रिवर के छोटे वाले एरिया में नहीं, अंदर पार्ट में जाऊंगा, तो मुझे साइज बड़े दिखने लग जाएंगे। सॉइल के जो पार्टिकल होंगे बड़े साइज के होंगे। इन अपर एंड, अपर जब रिवर वैली के बहुत ऊपर पहुंच जाऊंगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, बोलो नियर द स्लोप, जो स्लोप जहां से स्टार्ट ही हो रहा होगा उधर हमें सॉइल बिल्कुल कोरस दिखेंगी, पत्थर पत्थर फॉर्म में दिखेंगी। एंड सच सॉइल आर कॉमनली पेडीमोंट प्लेन सच एज द्वार, चोस और तराई। अब इसमें मैंने बता दिया है, जो नॉर्थ ईस्ट में हमारा असम वेस्ट बंगाल वाला पार्ट होता है उधर हम उसे द्वार बोलते हैं। फिर चोस किसे बोलते हैं, जहाँ जम्मू कश्मीर हरियाणा और पंजाब वाला पार्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट हो गया, उसे हम लोग चोस एरिया बोलते हैं। फिर तराई वाला कौन सा होता है, और नॉर्दर्न प्लेन हो गया, यूपी बिहार वाला हो गया, उसे हम लोग तराई रीजन बोल देते हैं। ठीक है, ये तुम्हें पता होने चाहिए, इधर उसने बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं किया है पर बता दिया। अच्छा, तुम्हें मैं होमवर्क दे रहा हूँ, पीडीमोंट प्लेन क्या होता है वो कमेंट करना। ठीक है, कमेंट करके बताना पीडीमोंट प्लेन क्या होता है, क्योंकि तुमने नाम तो देख लिया, एरिया तो देख लिया, है क्या, व्हाट इज, कमेंट करो। ठीक है, कि पीडीमोंट प्लेन क्या है, तो इससे पता चल जाएगा तुम्हें कहाँ कहाँ पे है वो तो पता चल जाएगा, फिर पीडीमोंट प्लेन भी पता चल जाएगा है क्या असली में, उसे क्यों ऐसा बोला जा रहा है, कहाँ कहाँ पाई जाती है। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स एंड कंपोनेंट सॉइल आर डिस्क्राइब एज। अब उसके कैसे छोटे छोटे पार्ट हैं, बड़े बड़े हैं, कैसे हैं, उसके हिसाब से हम लोग उसे डिस्क्राइब करते हैं। पहला उसमें बताते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज, एल सॉइल कैन बी क्लासीफाई ओल्ड एल सॉइल, मतलब उसके एज के हिसाब से कितनी पुरानी कितनी नहीं है। अगर ओल्ड एल सॉइल है उसे हम लोग बोलते हैं भंगर, है ना, भंगर। ठीक है, याद रखना। और न्यू एलो सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, खादर। तो याद रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, भंगर खादर खादर। अब कैसे याद रखोगे, बी पहले आता है तो ऐसे सोच लो ओल्ड वाला है, के बाद में आता है तो ऐसे सोच लो कि खादर न्यू वाला है, ऐसे भी आ सकते रख सकते हो। ठीक है, फिर द भंगर सॉइल इज हायर कंसंट्रेशन। अब भाई जो पुरानी सॉइल होती है उसमें क्या होते हैं, कंकर के पार्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं। अब कंकर तुमने सुना है कि नहीं सुना, वो कौवे वाली स्टोरी सुनी होगी तुमने, वो कंकर कंकर इकट्ठा करके क्या कर देता है, पानी पी लेता है। तो कंकर्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं नूडल्स देन द खादर। तो खादर के कंपेयर में देखोगे तो भंगर में क्या होता है, कहीं ना कहीं कंकड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मतलब ओल्ड वाली सॉइल में क्या होता है, कंकड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड इट हैज़ फाइन पार्टिकल। अब ये मैंने बता दिया, बहुत बच्चे पढ़ के नहीं समझ पाएंगे। तो इट किसके लिए हुआ है, खादर के लिए हुआ है। तो खादर हैज़ मोर फाइन पार्टिकल देन द एंड इट मोर फर्टाइल देन द भंगर। तो भंगर से ज़्यादा फर्टाइल कौन सी होती है, और जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल किसके होते हैं, वो खादर के होते हैं। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, फिर एवल सॉइल इज होल वेरी फर्टाइल। मैंने बताया था फर्टाइल क्यों होगी, बहुत जाहिर सी बात है यार, टूट टूट के आ रही मिट्टी फॉर्म करी तो फर्टाइल तो होगी। मोस्टली दीज सॉइल कंटेन एडुकेट। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं इसे दूसरे कलर से करता हूँ कि इसमें प्रोपोर्शन ऑफ क्या होता है, पोटास होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है और लाइम होता है ना। फॉस्फोरिक एसिड लाइम भी तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे एलुअल सॉइल में पहला चीज़ क्या पता होना चाहिए तुम्हें, सैंड, स्लिट और क्ले वाला। दूसरा पॉइंट देखो, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसलिए भैया को याद है और तुम्हें बता रहे हैं, पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम विच आर आइडियल ग्रोथ फॉर। अभी किसके लिए हेल्प कर जाते हैं, तो शुगर केन, पैडी, पैडी मतलब गेहूं, है ना, गेहूं सॉरी गेहूं नहीं, धान, धान जो मतलब चावल, फिर वीट गेहूं हो गया, अदर सीरियल्स हो गए, पल्सेस क्रॉप हो गए, ये सब हमारे कहीं ना कहीं। अब कहीं कहीं बच्चे ना सीरियल्स और पल्सेस क्रॉप में कन्फ्यूजन होते हैं। पल्सेस क्रॉप जो दाल है हमारी, है ना, जो मूंग दाल, अरहर दाल, उड़द दाल, ये सब हमारी दाल होती है, उसे पल्सेस क्रॉप बोलते हैं। सीरियल क्रॉप्स क्या होते हैं भैया, फिर तो बाजरा, रागी, ये सब तुमने सुने होंगे, मेज, ये सब क्या होते हैं, हमारे सीरियल क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर तुम्हें नहीं पता तो सर्च कर लो, 2 मिनट लगेगा तुम्हें समझने के लिए, पर आप लोग करते नहीं हो, यही दिक्कत हो जाती है पढ़ते समय। एंड ड्यू टू द हाई फर्टाइल रीजन एलुअल सॉइल भाई बहुत ज़्यादा कल्टिवेटेड होती है, डेंसली पॉपुलेटेड है। और तुम्हें बचपन से पता है, ऐसे रिवर में ही रिवर के पास में इंडस वैली सिविलाइजेशन ही पड़ा था, उधर रिवर के पास में लोगों ने अपना घर बसाया था, उधर घर बनाया था, उधर कल्टिवेशन होने लग गई थी। तो वही इधर याद रखनी है कि इंटेंस कल्टिवेटेड होता है और डेंसली पॉपुलेटेड होता है। क्यों, सॉइल अच्छी है। सॉइल इज ड्राई एरिया इज मोर देन एल्कलाइन, मोर एल्कलाइन एंड कैन प्रोडक्टिव आफ्टर द प्रॉपर ट्रीटमेंट। अब कुछ ड्राई एरिया में, अगर ये सॉइल ड्राई एरिया में होंगी, जैसे राजस्थान वाला पार्ट आ गया, तो उधर तुम्हें प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इरिगेशन देना पड़ेगा, तभी वो प्रोडक्टिव बनेगी, उसके बाद प्रोडक्टिव बन पाएगी। तो ड्राई वाले एरिया में तुम्हें थोड़ा सा जाहिर सी बात है, अलग अलग मौसम होते हैं ना, उसके हिसाब से हम लोग अडेप्ट करते हैं। तो सॉइल भी अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके से उसे काम करवाना पड़ता है। तो ये सारी बात कहानी थी एलुअल सॉइल की। मेरे हिसाब से बहुत डिटेल में चला गया, मैं इतना डिटेल में सोचा नहीं था मैंने बताने के लिए, पर मैं सोचा बता रहा हूँ तो ठीक है, आधा घंटा और सही, है ना, चीज़ें पता हो जाएंगी। बात आती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या होता है भाई, ब्लैक कलर की होती है इसलिए ब्लैक सॉइल बोलते हैं। नाम याद रखना है, इसे हम लोग रेगुर सॉइल भी बोलते हैं ना। किसके लिए अच्छी होती है, कॉटन के लिए अच्छी होती है। कहाँ पाई जाती है, मैप आ जाओ, मैप में देख लेते हैं कहाँ पाई जाती है, जैसे हमने उसमें देखा था। अच्छा, इसमें भैया एक कहानी तुम्हें बता देते हैं। भैया कहाँ गए थे, भैया गए थे गुजरात। गुजरात में कहीं ना कहीं हमारा माउंट आबू तुमने सुना होगा, तो उधर भी छोटे छोटे एरिया में क्या होता है, खेती होती है, कॉटन की खेती होती है। तो उधर मैंने तोड़ा था कॉटन, तो मुझे याद आ रहा है कि हाँ, माउंट आबू से नीचे हम लोग उतरते हुए कहीं ना कहीं प्लेन में हम लोग जब चल रहे थे, तो मोस्ट प्रोबेबली राजस्थान वाला एरिया था वो,
ये वाला पार्ट होगा, इधर वाला कोई पार्ट होगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल एग्जैक्ट है तो उधर वही सेम सॉइल पाई जाती होंगी, छोटी मोटी अमाउंट में दूसरी सॉइल ही पाई जाती है। ऐसा नहीं कि अवेलेबल सॉइल है तो उधर मैं कॉटन नहीं उगा सकता हूँ, बहुत अच्छे मात्रा में नहीं उग पाएगा, है ना, ये बात होती है, ये याद रखना बहुत ज़्यादा। तो तुम्हारा देख रहे हो ये पूरा क्या बोलो, आज राजस्थान वाला पार्ट ले लो, इधर मध्य प्रदेश वाला पार्ट ले लो, महाराष्ट्र वाला पार्ट ले लो, और बोलो कर्नाटका वाला पार्ट ले लो, तो ज़्यादा याद रखने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, है ना, सॉरी MP, महाराष्ट्र और कर्नाटका वाला पार्ट, और छोटा सा पार्ट किसका, गुजरात का। तो यही एरिया हमारा है जो कि ब्लैक सॉइल के लिए हेल्प किसके लिए करता है, कॉटन के लिए करता है। तो ये छोटी सी एरिया तुम्हें याद होना चाहिए, और छोटे छोटे पैचेस में प्रेजेंट है, पर हमें लार्ज वाला थोड़ा सा ज़्यादा याद रखना है कि हमारा लार्ज एरिया कहाँ कहाँ है, कौन कौन से स्टेट में, थोड़ा मैप याद करके हमें पता चल जाता है। गुजरात, MP, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है। इधर जाओगे तो ऐसे तेलंगाना में छोटा सा पड़ रहा है, इधर उड़ीसा में भी पड़ रहा है, ऐसे देखोगे तो अलग जगह आ जाएंगी, पर हमें जो बड़ा बड़ा एरिया वो तो याद रखें कम से कम, कि जितना लिखें वो तो सही हो, सारा नहीं लिखें पर जितना लिखें उतना सही होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, है ना, कि सारा नहीं पता तो कोई बात नहीं, पर जितना लिखा वो सारा सही होना चाहिए, इफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बात आती है ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर कॉटन के लिए ग्रो होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोल देते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन, अब देखो फॉर्मेशन कैसे हुआ इसका, इधर फॉर्मेशन अलग हुआ था, है ना, रिवर वाला उसने बताया रिवर में कैसे फॉर्मेशन होता है, इसका कैसे होता है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए पेरेंट रॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। फिर टाइप ऑफ देखोगे तो डेक्कन ट्रैप हो गया, बसाल्ट रीजन में तुम्हें देखने मिल जाता है, नॉर्थ वेस्ट, ये सारा वही हमारा महाराष्ट्र वाला पार्ट आ गया। देखो कहाँ लिखा हुआ है, देखो लिखा है प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन में थोड़ा सा देखोगे तो गोदावरी और कृष्णा के उधर भी गई हुई है, तो ये उसने लोकेशन बता दी, ठीक है। बात आती है ब्लैक सॉइल एक्सट्रीमली फाइन होती हैं, क्लेई मटेरियल होता है, वेल नोन फॉर, अब जाहिर सी बात है अगर क्लेई होगा तो क्या होगा, उधर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, कि क्ले देखते हो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करके रखता है, इसलिए तुम उसे मोल्ड कर पाते हो, बचपन में खेला होगा कभी। रिच इन सॉइल न्यूट्रिशन सच एज कैल्शियम, ये याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे उसमें क्या था कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा क्या था, पोटास था, फॉस्फोरिक एसिड थी और लाइम था। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, इसमें क्वेश्चन बनते हैं, याद रख लेना भाई साहब, मजाक से हट के बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम होता है, एंड दीज आर, जाहिर सी बात है इसमें अब तुमसे सीधा क्वेश्चन ना MCQ में बोल देगा वो कौन सी इसमें से सॉइल है जो पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट होती है। अब तुमने ये लाइन नहीं पढ़ी होगी ना उधर, ये छोटी सी लाइन सिर्फ कि पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट कौन है भाई, ब्लैक सॉइल है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था MCQ ऐसे बनते हैं, और तुम्हें मजाक लग रहा हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, ठीक है। अभी मैं नया हूँ इसलिए बहुत सारे बच्चे विश्वास नहीं करेंगे, पर मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूँ भाई, विश्वास कर लेना, ठीक है। एक बार पीछे खोज के देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आते हैं कि नहीं आते, भैया झूठ तो नहीं बोल रहे। डेवलप डीप क्रैक्स बन जाते हैं, अब जैसे हॉट वेदर होगा तो क्ले है, अब जब भी गर्मी होगी तो डेवलप हो जाते हैं डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर। हॉट वेदर क्या होता है भाई, गर्मी के समय क्या होंगे, जितने भी उसमें पानी का मटेरियल होगा वो क्या होगा, सूख जाएगा तो क्या हो जाएंगे, क्रैक्स बन जाएंगे। तो इसे प्रॉपर एरेशन करना पड़ता है इन सॉइल का, है ना, विच हेल्प इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल एंड सॉइल आर स्टिकी व्हेन द वेट। अब जैसे ही तुम्हारा क्या होगा, गीली होंगी तो क्या हो जाएंगी, स्टिकी हो जाएंगी, चिपचिपी हो जाएंगी, एंड डिफिकल्ट टू वर्क। इसलिए बोला जाता है कि प्री मानसून शावर जैसे ही आता है ना, मतलब एक बार थोड़ी सी बारिश हुई तो उसी समय तुम इसे क्या कर दो, टिल्टिंग कर दो, तभी अच्छा हो जाएगा, वरना क्या होता है ये सूख जाती है, गाढ़ी हो जाती है, कहीं ना कहीं तुम उस पर ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इतनी ड्राई हो जाती है। इसलिए प्रॉपर जब प्री मानसून शावर हो तो तुरंत इसे क्या कर दो, फर्स्ट शावर बोला है ना ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड, तो इमीडिएटली टिल्ट कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तब भी वो कीचड़ टाइप हो जाएगी तो भी फायदा नहीं है। इसलिए प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है ब्लैक सॉइल के लिए। क्या इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया, नाम उसका रेगुलर सॉइल होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, नाम उसका रेगुलर सॉइल होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, क्या क्या कंटेंट होता है वो तुम्हें होना पता है। फिर उसके बाद फॉस्फोरिक कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होता है, पुअर होता है, और वो डीप क्रैक्स बन जाते हैं तो उसे कैसे हैंडल किया जाता है। प्री मानसून शावर में क्यों टिल्टिंग की जाती है, क्योंकि डीप क्रैक्स हो जाएंगे तो उसे ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए प्रॉपर इरिगेशन करना भी बहुत ज़्यादा, पानी डाल देंगे तभी दिक्कत है। तो प्री मानसून थोड़ी सी बारिश हुई तो टिल्ट कर दो सॉइल को अच्छे से ग्रो करवाने के लिए, उसमें जो भी क्रॉप तुम्हें उगाना होगा, या तो स्टिकी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गीली होती है वो स्टिकी हो जाती है तो ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है। अब बात है रेड और येलो सॉइल की, तो रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन ऑफ इग्नियस रॉक के उस पर हुआ है भाई, एरिया इन लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउथ पार्टन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। अच्छा ईस्टर्न एंड साउथ पार्ट, सदर्न पार्ट है ना, मैप का गया, मैप में देखो, ये देखो हर जगह रेड सॉइल तुम्हें दिख रही है ना, कहीं ना कहीं ईस्टर्न पार्ट और बोलो
डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न पार्ट बोलो, छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास है ना, तो ये सारा हमारा क्या है, रेड सॉइल है। फिर दोनों साउथ सदर्न पार्ट देखो, उसने सदर्न पार्ट बोला था, तो वो नाम याद रखना है तुम्हें, है ना। तो ये बोला उसने कहाँ, डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न पार्ट में, ईस्ट की तरफ मैं चला गया भाई, ईस्ट है डेक्कन प्लेट्यू के, नो क्या है, ये वेस्ट है हमारा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो सदर्न पार्ट में क्या आ गया, रेड सॉइल, और ईस्ट पार्ट में बोला था, कहाँ बोला था भैया, ये बोला है उसने, है ना, कहाँ बोला है, ये बोला है देखो, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट किसके, डेक्कन प्लेट्यू के। तो छोटी सी लाइन याद रख के, मैप पे याद हो गया मुझे। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, है ना, अलॉन्ग विद द पेडीमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट वाला हो गया। फिर पेडीमोंट जोन, हाँ फिर से आ गया भाई साहब, देख लेना, तुम लोग ने अभी तो कमेंट नहीं किया तो फिर से जाके कमेंट करो, पेडीमोंट वाला जोन देखो, 2 बार आ चुका चैप्टर में, तो पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो मैं कमेंट कर दूंगा, या तो मैं जिस बच्चे ने कमेंट सही किया होगा कि भाई ये है, मैं उधर मैं बोल दूंगा हाँ ठीक है, दिस इज राइट, मैं उसे पिन कमेंट कर दूंगा, ठीक है। फिर सॉइल डेवलप रेड कलर, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि रेड कलर की क्यों होती है, सॉइल डेवलप रेड कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन। तो उसमें आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं, अब लोहा नहीं घुसा होता, आयरन जो मिनरल होते हैं वो आयरन क्रिस्टलाइजेशन उधर होना कहीं ना कहीं, क्रिस्टलाइन उसके आयरन के प्रेजेंट होते हैं, उसके वजह से रेड कलर के होते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक भी होते हैं, तो वो भी एक रीज़न है। तो डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन द क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से वो रेडिश कलर की होती हैं। अच्छा, येलो कब दिखती हैं, तो येलो उसमें जब वो हाइड्रेट फॉर्म में हो, मतलब यही रेड सॉइल को थोड़ा सा नमी मिल जाएगी तो येलो कलर की दिखेंगी। तो ये दोनों जो लास्ट के 2-3 लाइन है वो तुम्हें पता होनी चाहिए रेड सॉइल के लिए। अब बात आती है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल में लेटराइट डिराइव फ्रॉम लेटर, लेटर मतलब होता है ब्रिक्स, ब्रिक्स के फॉर्म में कहीं ना कहीं होगी। देखो क्या है ब्रिक्स, किसके लिए बोला जा रहा है, तो लेटराइट सॉइल डेवलप अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, अल्टरनेट ड्राई सीजन और वेट सीजन में होता है। छोड़ दो, तुम्हें ये याद रखना है, लेटेराइट सॉइल डीप, वेरी डीप होती है, एसिडिक इसकी लगभग पीएच एसिडिक होती है, तो पीएच अब तुमसे एमसीक्यू में बोल सकता है पीएच स्केल 6 से कम किसका होता है, तो तुम्हें याद रखना पड़ जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, खुद सोच के चलो। Deficiency in plant nutrition and occur mostly in southern part of state, western घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड सम पार्ट ऑफ द वेस्टर्न, बता दिया है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन वैसे देखने के लिए नहीं मिलते। सॉइल ये डेसियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसमें ह्यूमस बहुत अच्छा होता है, ह्यूमस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है वैसे, बट अंडर स्पेयर वेजिटेशन इन सेमी एरिड इन्वायरमेंट, पुअर ह्यूमस, कहीं ना कहीं सेमी एरिड इन्वायरमेंट है, इट हैज़ जनरली पुअर, जहाँ पे सेमी एरिड मतलब थोड़ा सा सूखा वैसा होगा तो उधर कहीं ना कहीं ह्यूमस इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, फिर अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती चीज़ें। दे आर प्रोन टू द इरोजन, इरोजन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। डिग्रेडेशन ड्यू टू द देयर पोजीशन ऑफ लैंडस्केप, तो ये जहाँ पाई जाती हैं उधर क्या होती है, थोड़े से स्लोप टाइप के होते हैं, तो ये बह जाती हैं बेसिकली, तो उधर कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। तो आफ्टर एडॉप्टिंग प्रॉपर, देखो उसने बता दिया, एक एडॉप्ट करोगे प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक, पर्टिकुलरली हिली एरिया में जो कर्नाटका का है, केरला का है, तमिलनाडु का है, तब दिस सॉइल इज़ वेरी यूजफुल किसके लिए, ट्री ग्रोइंग ऑफ टी, कॉफ़ी एंड रेड सॉइल तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, वो रबड़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती, सॉरी कैश्यू नट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये लास्ट की कुछ पॉइंट्स है जो तुम्हें इसमें याद रख सकते हैं। और बोलो एसिड वाला जो पार्ट था हमारा, ये याद रख सकते हो, और डेसियस वाला याद रखना है तो याद रख लो। इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें हमारा रेडिश किस, वो डिफ्यूजन ऑफ आयरन, रेडिश कलर किस लिए होता है, येलो कलर किस लिए होता है, और कहाँ पे पाया जाता है, छोटा छोटा पार्ट है। फॉस्फोरिक कंटेंट हो गया, ये छोटा छोटा मैंने जो बताया हुआ याद रखना है तुम्हें। बात आती है एरिड सॉइल की, तो एरिड सॉइल क्या होती है, रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन कलर की होती है ना, रेड से ब्राउन कलर की होती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। फिर सॉल्ट कंटेंट इसमें देखोगे तो बहुत ज़्यादा हाई होता है। कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन बाय द इवोपरेटिंग ऑफ वाटर, जब इसमें से वाटर इवोपरेट कर देते हैं हमें कॉमन सॉल्ट मिल जाता है। अब ड्राई क्लाइमेट की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से इवोपरेशन बहुत जल्दी होता है, तो सॉइल में बहुत ज़्यादा ह्यूमस नहीं होता, मॉइस्चर नहीं होता। तो लो होराइजन में तुम्हें कंकड़ भी देखने को मिलेंगे। कंकड़ किस में प्रेजेंट थे, भंगर में या खादर में, तुम देखोगे उधर भंगर में, भंगर हमारी क्या थी, बी से याद करो, बी से पुराना ओल्ड वाला है ना, उधर कंकड़ बहुत ज़्यादा प्रेजेंट थे। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड, क्योंकि कैल्शियम के देखो, कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो कहीं ना कहीं वो सॉलिड फॉर्म कर रहा होगा, चूना बोलते थे, तो कंकड़ की लेयर फॉर्मेशन हो जाती है बॉटम होराइजन में, तो कहीं ना कहीं उधर इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, रेस्ट्रिक्टेड द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, उधर वाटर बहुत ज़्यादा अंदर तक गैप तक नहीं जा पाता है, तो दिक्कत आती है उधर, है ना। या बोलो नीचे चला जाता है तो रूट मतलब बहुत ज़्यादा डीप चला जाता है, तो आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन करके ही सॉइल में क्या हो पाता है, हम लोग कल्टिवेट कर पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजस्थान में दिक्कत आती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। फिर बात आती है फॉरेस्ट सॉइल की। फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है, हमारी हिली एरिया और माउंटेन एरिया में पाई जाती है, ठीक है। दे आर लोमी एंड सिल्ट इन द वैली साइड, कोरस ग्रेन्स होते हैं अपर स्लोप में। इन स्नो कवर एरिया, माउंटेन्स में देखोगे, हिमालय में देखोगे तो कहीं ना कहीं डिनोटेशन और बोलो एसिडिक और लो ह्यूमस कंटेंट पाया जाता है इसमें। लोअर पार्ट में देखोगे वैली के तो रिवर ट्रेस और एलुअल फैंस। अभी क्या होता है, तो मैंने इधर बना रखा है तुम्हारे लिए छोटा सा एक मैंने फिगर लगा दिया है, तो ये कहीं ना कहीं दे नहीं रखा, तो तुम देखोगे कहाँ कहाँ रिवर हमारी बह रही है ना, तो उसके आसपास जितना एरिया में जो डिपॉजिट होगी उसी को हम लोग एलुअल फैन बोलते हैं। फिर थोड़ा सा आगे पार्ट देखोगे तो उसे एलुअल प्लेन बोल देते हैं, मतलब बेसिकली स्लोप होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ होता है, तो स्लोप होता है, तो एलुअल फैन पाया जाता है इधर।
तो एलुअल फैन में जाहिर सी बात है उधर मिट्टी हमारी क्या हुई है, स्टोर हुई है, बोलो डिपॉजिट हो रखी है, इसलिए वो ज़्यादा क्या होती हैं, फर्टाइल होती हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। डिनोटेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब एज अ सॉइल इरोजन। तो बेसिकली तुम्हारी सॉइल जो बह जाती है और बोलो वॉश डाउन हो जाती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन हो गया। तो द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन, अब याद रखना अगर एक जगह से सॉइल बही है तो दूसरी जगह क्या होगी, जाके फॉर्म हो जाएगी, है ना। तो उसने वही बोला हुआ है, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन टू। अब बैलेंस होना चाहिए ना, कभी भी खुद सोच के देखो यार, एक जगह से सॉइल निकलेगी तो क्या होगी, दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाएगी। तो पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे मेरा टॉप सॉइल है वो पूरा टॉप सॉइल ही वेस्ट मतलब बह जाए, तो कहीं ना कहीं मैं फर्टाइल मतलब क्रॉप ही नहीं उगा पाऊंगा। तो इसलिए बोलते हैं सॉइल इरोजन बेकार होती है। तो कहीं ना कहीं साइमल्टेनियसली हो रहा होता है, एक जगह सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है तो दूसरी जगह सॉइल इरोजन हो रहा होता है। ठीक है, दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी। अब ये बैलेंस बिगड़ता किस लिए, क्योंकि तुम डिफॉरेस्टेशन कर रहे होते हो, ओवर ग्रेजिंग कर रहे होते हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हो, माइनिंग कर रहे होते हो, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ नहीं करते हो, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। वाइल नेचुरल फॉरेस्ट लाइक विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, वाटर हो गया, इसके वजह से भी कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन होते हैं। दूसरी चीज़ें रनिंग ऑफ वाटर, जो तुम्हारी इधर फोटो लगा रखी है बुलिस इरोजन, तो पानी बहेगा तो कहीं ना कहीं क्रैक्स बन जाते हैं और फिर वो पानी तुम गांव में जाओगे तो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाता है। नहीं देखा तो आज जाके सर्च करो, गूगल पे सर्च करो बुली इरोजन, बहुत सारे तुम्हें देखने के लिए मिल जाएंगे। और लैंग्वेज पढ़नी है क्या होता है, तो रनिंग वाटर जो कट थ्रू द क्ले सॉइल, अगर कोई क्ले सॉइल है उधर से क्या हो गया, जो पानी बह रहा है और उसने कट कर दिया, डीप चैनल्स बन गए, तो उसी हम लोग क्या बोलते हैं, गुलीज बोल देते हैं। अब लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन, अब जाहिर सी बात ऐसी लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अच्छी नहीं है तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, बैड लैंड बोल देंगे। इन चंबल बेसिन सच एज लैंड कॉल्ड रिवाइन समटाइम। अब ये इसका जाके ना चंबल बेसिन में आज जाके क्या करना तुम लोग, एक बार मैं इधर इमेज लगा दूंगा साइड में चंबल बेसिन का, जो ये दिखा रखा है चंबल बेसिन का, तुमने घाटी का सुना होगा, उधर क्या था पहले बहुत सारे पहाड़ उग गए हैं ना, और उधर पहले रिवर बहती थी, तो उधर कहीं ना कहीं रिवाइन फैल बन चुके हैं। मैं लगा दूंगा फोटो या तुम भी सर्च करना तो मिल जाएंगे। फिर समटाइम वाटर फ्लो एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप, तो इसकी वजह से होगा क्या, जो टॉप सॉइल होगी वो सारी बह जाएगी, टॉप सॉइल बह गई तो उसी को हम लोग बोलते हैं शीट इरोजन, मतलब पहली वाली पूरी सॉइल क्या हो गई, फ्लो कर गई, तो उसे कहीं ना कहीं हम लोग बोलेंगे शीट इरोजन हो गया। सॉइल इरोजन भी बोलते हैं, तो सॉइल इरोजन बोल दो या शीट इरोजन बोल दो, दोनों बात बराबर है। विंड ब्लो लूज सॉइल ऑफ फ्लैट ऑफ स्लूपिंग नोन एज, अब कोई मान लो हवा बह रही है, उसकी वजह से जो सॉइल जो लूज थी फ्लैट सरफेस पे वो क्या हो गई, उड़ गई सारी, तो उसे क्या बोल देंगे, विंड इरोजन बोल देंगे। ठीक है, कि विंड के साथ क्या होगी, सारी सॉइल उड़ गई, तो उसे विंड इरोजन, मतलब कहीं ना कहीं जो वर्ड लिखा हुआ है उसी में मीनिंग छुपा हुआ है, तो हमें सेंटेंस फॉर्मेशन सीखना पड़ेगा। तो सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड, फार्मिंग तुम बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो प्लोइंग एक गलत तरीके से कहीं भी डाउन और स्लोप में कैसे भी उल्टा सीधा कैसे भी कर जा रहे हो, तो कहीं गड्ढा हो जा रहा है, कहीं नहीं हो रहा है ना, कहीं ज़्यादा गड्ढा हो जा रहा है, कहीं कम गड्ढा हो जा रहा है, तो उसके वजह से दिक्कत आती है। वाटर क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, तो उधर सॉइल इरोजन आ जाएंगी, है ना, सॉइल सड़ जाएगी, वैसे बेकार हो जाएंगी, तो उसी को सॉइल इरोजन बोल देते हैं हम लोग। तो प्लोइंग अलोंग द काउंटर्स लाइन क्या करते हैं, काउंटर्स लाइन में जब हम लोग प्लोइंग कर रहे होते हैं तो उधर कहीं ना कहीं फ्लो ऑफ वाटर कहीं ना कहीं कम हो पाता है, और इसे हम लोग काउंटर प्लोइंग बोलते हैं। तो इन सबकी इमेज मैं इधर लगा दूंगा, आप देख लेना, ठीक है, काउंटर प्लोइंग असली में होता क्या है समझ आ जाएगा। अभी एनसीईआरटी में बोला इमेज उसने दी नहीं है, दिक्कत है ये, है ना, एनसीईआरटी की कि उन्हें काउंटर प्लोइंग की इमेज देनी चाहिए, अब देगा तभी तो बच्चा समझेगा, तो ये कमी है। तो स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप मेकिंग टेरेस फार्मिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं। तो टेरेस फार्मिंग की भी फोटो लग जाएगी आपकी साइड में, देख लेना टेरेस फार्मिंग किस तरीके से होती है। तो टेरेस फार्मिंग में देखोगे तो अगर वो स्लोप होती तो सारा पानी बह जाता, तो लोग स्टेप फार्मिंग भी सुना होगा तुमने, टेरेस फार्मिंग स्टेप फार्मिंग दोनों सेम होती है। स्टेप वाइज मतलब इधर पूरा लैंड प्लेन किया, उधर क्रॉप उगा दी, फिर थोड़ा सा नीचे गए, फिर लैंड पूरा एरिया प्लेन किया, फिर उधर क्रॉप उगा दी, तो इसी को हम लोग टेरेस फार्मिंग में बोल रहे होते हैं। तो लार्ज एरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, मैंने एक पूरा लैंड लिया, इसमें क्या करते हैं, मैंने स्ट्रिप बना दी, ऐसे स्ट्रिप्स के उसमें मैंने क्या कर दी, खेती कर दी। तो स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, मैंने क्या कर दिया, उधर ग्रास कहीं ना कहीं उगा दिया। दिस ब्रेक अप द फॉरेस्ट, अब जो विंड बह रही होंगी तो ग्रास क्या कर रही होंगी, उन विंड्स को रोक रही होंगी, कहीं ना कहीं शेल्टर बेल्ट तुम्हें याद आ जाना चाहिए अभी, है ना, इंग्लैंड में बताया था मैंने, ट्री सारे उगा दिए तो शेल्टर बेल्ट का काम कर रहा होता है, वही सेम ये भी कर रही होती हैं ग्रासेस। ठीक है, इसी को हम लोग स्ट्रिप क्रॉपिंग भी बोल देते हैं। प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्रीज क्रिएट शेल्टर, आ गया फिर से वही शेल्टर बेल्ट वाला, देखो आ गया शेल्टर बेल्ट वाला, तो रो में लगा देता हूँ, ये अच्छा हो जाता है। एंड दिस शेल्टर बेल्ट हैव द कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंस इन स्टेबलाइजिंग, जो सैंड ड्यून्स वगैरह होते हैं, या बोलो डेजर्ट के एरिया में या वेस्टर्न इंडिया में कहीं देखोगे हवाओं को रोक रहे होते हैं, सैंड ड्यून्स को रोक रहे होते हैं। तो ये एक अच्छा मेथड होता है। तुम टी फार्मिंग कहीं तुम जाओगे, टी जहाँ उगी जाती है उधर भी बहुत सारे बीच बीच में पेड़ उगाए जाते हैं, और बीच में नालियाँ बनाई जाती है कि वाटर लॉग ना हो, कभी जाओगे तो तुम्हें देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ये सारा चीज़ था इस चैप्टर में, और तुम्हें कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना, मैं बताऊंगा चीज़ें कैसे होने वाली हैं। अभी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना कुछ नहीं है, ये सारे पहले एक बार लाइन टू लाइन रीड पढ़ कर लो,
लाइन टू लाइन रीड कर लो। उसके बाद क्या करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है नहीं, तो कोशिश करना अगर तुमने लाइन टू लाइन चैप्टर पढ़ लिया है उसके बाद क्या करो, सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो और एक कॉपी बना लो कि मुझे ये वाले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और उसे नोट करना स्टार्ट कर दो। उस क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में हम लोग आंसर प्रैक्टिस करेंगे तब आंसर भी लिखना। अगर साथ साथ में आंसर लिख सकते हो तो वेल एंड गुड है, या कोई बात नहीं। तो ये सारा था चैप्टर, मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर पे आएगी, कोशिश करना। अगर कोई तुम्हें नया चैप्टर पढ़ना है तो मुझे बता देना, कमेंट करके बताना, मैं वो वाले चैप्टर पे वीडियो बना दूंगा। तो चलो फिर दोस्तों को शेयर कर देना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।